जी बिल्कुल बिल्कुल। अब बात करते हैं अब अपना डायबिटीज मेलाइटस की। व्हाट इज डायबिटीज मेलाइटस? अब बताइए, देखिए मैंने जो इतना अच्छे से आपको लेक्चर दिया डायबिटीज और हाइपोग्लाइसीमिया के ऊपर, यहाँ से आपको आइडिया तो हो गया होगा कि डायबिटीज मेलाइटस हमारा क्या होता है। अब बताइए, जल्दी बताइए स्टूडेंट, कुछ भी पता हो फिर हम स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। बिकॉज मैं सबसे, आप कभी भी देखना, मैं मेरी स्ट्रेटेजी क्या है पढ़ाने की, मैं पहले स्टूडेंट से पूछूंगी ताकि मुझे पता चले कि स्टूडेंट को कितना आइडिया है उस टॉपिक के बारे में, ताकि मैं उसी डेप्थ से टॉपिक को स्टार्ट करूं। यस, व्हेन ब्लड ग्लूकोज लेवल इट इज मोर देन 125 मिलीग्राम पर डेसीलीटर फॉर अ प्रोलॉन्ग्ड टाइम, ये कीवर्ड आपको मिस नहीं करना है। ठीक है जी। अब बात करते हैं हम अपना डायबिटीज मेलाइटस की। ओके स्टूडेंट, यस, पोलीयूरिया, पोलीफेजिया, पॉलीडिप्सिया, ये 3P तो आपको बहुत अच्छे से लर्न करने हैं। एंड यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, यू शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड दैट पोलीयूरिया, पोलीफेजिया, पॉलीडिप्सिया दे आर एसोसिएटेड विद मेनली और स्पेशली टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस। ठीक है बिल्कुल। अब बात करते हैं डायबिटीज मेलाइटस की। नाउ व्हाट इज डायबिटीज मेलाइटस? डायबिटीज मेलाइटस इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ persistent hyperglycemia. Listen carefully. persistent persistent hyperglycemia. Hyperglycemia. Clear? Now students, tell me what is the range for pre-diabetic. जल्दी बताइए, प्री डायबिटिक की रेंज क्या होगी अकॉर्डिंग टू एडी और WHO? Yes, Jai Kishan, very good. It is 100 to 125 milligram per deciliter. Students, please let me know. Are you enjoying this session? Please let me know. कोई भी टेक्निकल इशू आता है, कुछ भी ग्लिचेस आ रही हैं, एनी वॉइस ब्रेक, एनी वीडियो पॉज, प्लीज लेट मी नो, बिकॉज द सेशन शुड गो स्मूथ। ओके, ठीक है। सो डायबिटीज मेलाइटस क्या होगा? इट इज अ काइंड, और diabetes mellitus, it is a condition or clinical condition which is characterized by the persistent hyperglycemia. clear? एंड सबसे पहले अब आपको ये पता होना चाहिए कि हाइपरग्लाइसीमिया की अगर हम बात कर रहे हैं, सो मेनली कौन सा जो हार्मोन है सबसे हमारे माइंड में आता है सबसे पहले? इट इज द इंसुलिन हार्मोन। इट इज द इंसुलिन हार्मोन। यस, टाइम पीरियड फिक्स नहीं है, इट इज द इंसुलिन हार्मोन। Clear? So insulin hormone is a key hormone which regulates the blood glucose level, because we are talking about hyperglycemia. Clear? Previously हमने क्या डिस्कस किया था? प्रीवियस स्लाइड्स में हमने डिस्कस किया था हाइपोग्लाइसीमिया। नाउ इट इज द टाइम फॉर हाइपरग्लाइसीमिया। सो बेसिकली नाउ, बेसिकली वी आर डीलिंग विद द ग्लूकोज रेगुलेशन, है ना, क्योंकि हाइपोग्लाइसीमिया ग्लूकोज कम हो गया, हाइपो सॉरी हाइपरग्लाइसीमिया ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया, हाइपोग्लाइसीमिया ग्लूकोज का लेवल कम हो गया। सो हमें एक बार ये पता होना चाहिए कि जो हमारा ग्लूकोज है ये रेगुलेट कैसे होता है हमारी बॉडी में। एंड इंसुलिन इज द प्राइम हार्मोन विच रेगुलेट्स द ब्लड ग्लूकोज लेवल, एंड अलोंग विद इंसुलिन इट इज द ग्लूकागन हार्मोन। इट इज द ग्लूकागन हार्मोन। इट इज द ग्लूकागन हार्मोन। ये जो दो हार्मोन होते हैं, दे आर द टू प्राइम हार्मोन्स विच रेगुलेट्स द ब्लड ग्लूकोज लेवल। क्लियर? सो जब हमारा डायबिटीज मेलाइटिस होगा, मतलब हाइपरग्लाइसीमिया हो रहा है, उसको उसकी बॉडी में ग्लूकोज का लेवल बढ़ रहा है। सो हमें ये पता होना चाहिए कि जो हमारा इंसुलिन है, इट हैज हाइपोग्लाइसेमिक इफेक्ट। क्यों? क्योंकि इट रिड्यूसेस द ब्लड ग्लूकोज लेवल, बिकॉज इट increases or it utilizes the cellular uptake of glucose, so it has hypoglycemic effect, while glucagon has hyperglycemic effect. हाइपरग्लाइसेमिक इफेक्ट। सो इन केस ऑफ डायबिटीज मेलाइटस, मैंने आपको बताया था देर आर टू रीजंस फॉर द डायबिटीज मेलाइटस, इधर बाय इंसुलिन डेफिशिएंसी और बाय इंसुलिन रेसिस्टेंस। क्लियर? सो बेसिकली डायबिटीज मेलाइटस एज ड्यू टू इंसुलिन deficiency, that means when a person has deficient insulin, तो क्या होगा? इंसुलिन क्या कर रहा है हमारा? It is promoting the utilization of glucose. So in case of insulin deficiency, the glucose will not be utilized by the cells, that means glycolysis नहीं होगा, TC साइकिल नहीं होगी, तो क्या होगा? एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होगी, है ना। तो वो जो ब्लड ग्लूकोज होगा, इट विल मूव फ्रीली इन आवर ब्लड, और उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? डायबिटीज मेलाइटिस। क्लियर? सेकेंड आता है हमारा इंसुलिन रेसिस्टेंस। व्हाट इज इंसुलिन रेसिस्टेंस?
इंसुलिन रेसिस्टेंस इज अ प्रॉपर्टी बाय विच द सेल्स बिकम्स नॉन रिस्पोंडेंट टू द इंसुलिन, है ना। हमारी बॉडी में इंसुलिन ग्लूकागोन, डोंट वरी स्टूडेंट, इंसुलिन ग्लूकागोन का पूरा एक टॉपिक है, रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज, ये हमारा एक पूरा टॉपिक होगा डायबिटीज मेलिटस में, डोंट वरी, अभी इस पे फोकस कीजिए। अब we are talking about the insulin resistance. What is insulin resistance? When these cells become non respondent to the insulin, है ना, कि हमारी बॉडी में इंसुलिन बिल्कुल ऑप्टिमम अमाउंट में है, बट सेल्स आर नॉट रिस्पॉन्डिंग टू द इंसुलिन हार्मोन, एंड दैट्स व्हाई दे आर नॉट यूटिलाइजिंग द ग्लूकोज, है ना। सो उससे क्या होगा, देयर विल बी इंक्रीज्ड लेवल ऑफ glucose in the blood. So for these two reasons, diabetes mellitus is characterized. Clear? And it is characterized by the persistent hyperglycemia. Clear? Okay, ma'am, diabetes mellitus. Okay. Now, अब हमने बात की हाइपरग्लाइसीमिया की, है ना, हमने फोकस किया इंसुलिन और ग्लूकागोन हार्मोन पर। नाउ अब हम डिस्कस करेंगे हाउ ग्लूकोज एंटर्स इनटू सेल, है ना, बिकॉज इंसुलिन, बिकॉज इंसुलिन, it is promoting cellular uptake of glucose, सेल्यूलर अपटेक ऑफ ग्लूकोज। दैट मीन्स कि जो हमारा ब्लड में फ्री ग्लूकोज है, द इंसुलिन इज प्रमोटिंग दीज ग्लूकोज टू गेट ऑक्सीडाइज्ड बाय ग्लाइकोलिसिस एंड द टीसीए साइकिल। यही मतलब है ना, सेल्यूलर अपटेक ऑफ ग्लूकोज का मतलब क्या है कि ये जो हमारा ग्लूकोज है इट विल बी ऑक्सीडाइज टू प्रोड्यूस दी एटीपी, दैट मीन्स एनर्जी, है ना। सो हमें ये पता होना चाहिए ना हाउ इंसुलिन इज प्रमोटिंग दी सेल्यूलर अपटेक, एक छोटा सा मैकेनिज्म तो पता होना चाहिए। आई नो थोड़ा सा डेप्थ में हो जाएगा, बट इट इज नॉट टू बी डेप्थ, क्योंकि इतना तो हमें पता होना चाहिए कि हाउ ग्लूकोज एंटर्स इनटू सेल, इंसुलिन कैसे प्रमोट करता है। किसी भी स्टूडेंट को आइडिया? मैम इंसुलिन रेसिस्टेंस प्लीज एक्सप्लेन कर दी, बिल्कुल करेंगे, डोंट वरी, अभी आ रहा है इंसुलिन रेसिस्टेंस ही आएगा आपके पास, फिर आप ही बोलोगे मैम हो गया, बस वी आर डन विद इंसुलिन रेसिस्टेंस। ठीक है, अब देखिए ये हमारा सेल है, इट इज द सेल। क्लियर? सेल सरफेस पे क्या होंगे, देयर आर इंसुलिन रिसेप्टर्स, देयर आर इंसुलिन रिसेप्टर्स, ये क्या है जी हमारे, दीज आर इंसुलिन रिसेप्टर्स, इंसुलिन रिसेप्टर्स, है ना। तो ये जो हमारा, ये सपोज ये सारा ब्लड है, ये दिस इज ब्लड, ये हमारा ग्लूकोज, ये हमारे ग्लूकोज है, फ्री ग्लूकोज के मोलिक्यूल्स हैं, है ना। और जो हमारा इंसुलिन होगा, इंसुलिन हार्मोन को मैं पिंक कलर से डिनोट कर रही हूँ, दिस इज, दीज आर द इंसुलिन हार्मोन। क्लियर? सो मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ दीज आर इंसुलिन, ताकि आपको बेटर क्लैरिटी हो, एंड दीज आर द ग्लूकोज। नाउ व्हाट विल हैपन, व्हेन दिस इंसुलिन मोलिक्यूल, इंसुलिन जब हमारा हार्मोन है, ये क्या करेगा, सबसे पहले इंसुलिन रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करेगा, इट विल बाइंड टू द इंसुलिन रिसेप्टर्स, इट विल बाइंड टू द इंसुलिन रिसेप्टर्स। क्लियर? when the insulin hormone binds to the insulin receptor, it will stimulate the glucose transporter, that means glut, that means glut, मैं इसको डिफरेंट कलर से लिख रही हूँ, glut, that is glucose transporters, है ना। वो होंगे हमारे अंदर, सेल के अंदर प्रेजेंट होंगे, they will be present inside the cell. Now, जब when the glucose, sorry, when the insulin receptor will bind with the insulin hormone, they will stimulate the glutes. That means glucose transporter. तो अब क्या होगा, ये जो ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर है, they will come on to the surface. ये क्या करेंगे, सरफेस पर आएंगे, सरफेस पर आएंगे जहां पे हमारा फ्री ग्लूकोज है। क्लियर? नाउ जब ये सरफेस पर आ गए तो ये क्या बोलेंगे, ग्लूकोज भैया जी आइए हम आपको लेने आए हैं, आप हमारे साथ सेल के अंदर चलिए। क्लियर? सो यहाँ पे क्या करेगा, अब हमारा ग्लूट के ऊपर क्या कर जाएगा, हमारा ग्लूकोज बाइंड करेगा, ये हमारे ग्लूट्स हैं, ठीक है, यहाँ ग्लूकोज बाइंड कर गया। सो अब ये क्या होगा, इसका सेलुलर अपटेक हो गया, है ना। जो हमारा ग्लूकोज था, इट इज एंटरिंग इनटू दी सेल, और जहाँ पे हमारा ग्लाइकोलिसिस होगा, टीसी साइकिल होगा, इसका ऑक्सीडेशन होगा और हमें एनर्जी मिलेगी, है ना। सो दिस इज द मैकेनिज्म बाय विच ग्लूकोज एंटर्स इनटू दी सेल। एक बार फिर से रिकॉल कर देती हूँ मैं, विद द हेल्प ऑफ पोटेशियम दे एंटर, ये सी तो सोडियम एटीपीएस, सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप होता है, वो थोड़ा डेप्थ में हो जाएगा कि जो ग्लूट ट्रांसपोर्टर्स हैं इनका एक्टिवेशन मैकेनिज्म कैसे होगा, ये कैसे ट्रांसपोर्ट होंगे। मैंने तो आपको सिर्फ एक बायोकेमिकल पॉइंट ऑफ व्यू बताया है, क्लियर, ज्यादा डेप्थ में जाने की हमें जरूरत नहीं है। मैम रिपीट प्लीज, देखिए मैं फिर से बताती हूँ, मैं इस स्लाइड को ही इरेज करती हूँ, डोंट वरी, बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए आपको। ठीक है, देखिए ये है हमारी सेल, सेल के सरफेस पे देयर आर इंसुलिन रिसेप्टर्स,
ये क्या है जी, हमारे इंसुलिन रिसेप्टर्स, मैं लिख रही हूँ इनको IR, इंसुलिन रिसेप्टर्स हैं। क्लियर। व्हेन द इंसुलिन हार्मोन, व्हेन द इंसुलिन हार्मोन कम्स टू द इंसुलिन रिसेप्टर एंड इट विल बाइंड टू द इंसुलिन रिसेप्टर्स, तो क्या होगा, सेल के अंदर जो ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स है, दैट आर ग्लूट्स, ये क्या करेंगे, दे विल बी स्टिमुलेटेड एंड दे विल कम ऑन टू दी सरफेस, फिर ये क्या करेंगे, सरफेस पर आएंगे, है ना। तो अब क्या होगा, जब सरफेस पे आ गए तो क्या बोलेंगे, ग्लूकोज भैया जल्दी से आइए, है ना, हमारे पास आइए, हम आपको लेने आए हैं। सो ग्लूकोज मोलिक्यूल्स विल मूव इनसाइड दिस सेल बाय दीज ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर, है ना। बट ये हमारे सरफेस पे कब आ रहे हैं, जब हमारा इंसुलिन इंसुलिन रिसेप्टर्स के साथ बाइंड कर रहा है ना, तभी तो आए हैं हमारे। जब हमारी बॉडी में डेफिशिएंट इंसुलिन होगा, whenever there is a condition of deficiency of insulin, तो क्या होगा, ये जो हमारे रिसेप्टर्स एक्टिवेट नहीं होंगे, है ना। कुछ हमारे देखो, सपोज हमारे पास 10 रिसेप्टर्स, फॉर एन एग्जांपल वी हैव 10 इंसुलिन रिसेप्टर्स, है ना, 10 इंसुलिन रिसेप्टर्स ऑन दिस सेल, बट इन केस ऑफ डिफिशियंसी आर प्रोड्यूसिंग, फॉर एन एग्जांपल इट इज नॉट अ ट्रुथ, ठीक है, ये हमारा क्या है, एक मिथ है कि 10 इंसुलिन रिसेप्टर्स हैं, सपोज आर बॉडी इज प्रोड्यूसिंग ओनली 5 इंसुलिन हॉर्मोन्स, 5 इंसुलिन हार्मोन की यूनिट को प्रोड्यूस किया, है ना। सो 5 हार्मोन, 5 इंसुलिन हार्मोन दे विल बाइंड टू दी 5 इंसुलिन रिसेप्टर्स, है ना, और 5 इंसुलिन रिसेप्टर्स तो क्या हो जाएंगे, ब्लैंक रहेंगे, क्योंकि उनका तो एक्टिवेशन ही नहीं होगा, इंसुलिन डेफिशिएंसी है। सो क्या होगा, देयर विल बी रिड्यूस्ड यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज, है ना, तो क्या होगा, देयर विल बी इंक्रीज्ड लेवल ऑफ ब्लड ग्लूकोज इन दी ब्लड, सो वो क्या होगा, हमारा हाइपरग्लाइसीमिया होगा। क्लियर। ठीक है जी, दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। अब स्टूडेंट्स प्लीज लेट मी नो, तब ग्लूकोज सेल में जाके ब्लड में ही देखिए, ना जाके, यस, यस जैकिशन यू आर राइट, कि जब इंसुलिन की डेफिशिएंसी होगी द सेलुलर अपटेक विल बी रिड्यूस्ड, है ना, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द डेफिशिएंसी नॉट द एब्सेंस। हम्म। अब क्या होगा, ये तो थी हमारी फर्स्ट कंडीशन इन केस ऑफ इंसुलिन डेफिशिएंसी। अब बात करते हैं इन केस ऑफ इंसुलिन रेसिस्टेंस, यहाँ पे मैं एक डिफरेंट कलर का पेन यूज कर रही हूँ ताकि आपको क्लियरली दिखिए। अभी तक हमने बात की इंसुलिन डेफिशिएंसी, अब हम बात करेंगे इंसुलिन रेसिस्टेंस। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट इंसुलिन रेसिस्टेंस। व्हाट इज इंसुलिन रेसिस्टेंस, व्हाट इज इंसुलिन रेसिस्टेंस। इंसुलिन रेसिस्टेंस का मतलब होता है व्हेन दी सेल्स आर नॉट रिस्पोंडिंग टू द इंसुलिन, है ना। देखिए कुछ स्टूडेंट्स होते हैं, देखिए जैसे आज ही का एग्जांपल लीजिए, आज ही आपको एक नोटिस आया है, अभी मैंने चैट सेक्शन में देखा दैट एवरी स्टूडेंट शुड मेंटेन द क्लास डेकोरम, है ना। बट कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे दे विल नॉट मेंटेन द क्लास डेकोरम, है ना। कुछ कुछ चैट चैट सेक्शन में कुछ ऐसे मैसेजेस करेंगे ताकि बच्चों को थोड़ा डिस्ट्रैक्शन हो, है ना, डिसिप्लिन थोड़ा सा मेंटेन नहीं करेंगे वो, सो वो क्या है, दे आर रेसिस्टेंट टू द नोटिस, है ना। अब तो क्लियर हो गया होगा, है ना, उनको नोटिस दिया गया बट they will not follow the notice, so this will be known as the student resistance, कि students are resistant, they are not responding to the notice, है ना। सिमिलर केस विल बी हियर, सेम केस हमारा यहाँ पे होगा कि हमारा यहाँ पे इंसुलिन हार्मोन तो है बट सेल्स आर रेजिस्टेंस, दे आर सेइंग हमें फर्क नहीं पड़ता, हम नहीं लेंगे ग्लूकोज, सो उस केस में क्या होगा, द इंसुलिन रिसेप्टर्स व्हिच आर प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ द सेल दे विल बिकम रेजिस्टेंट टू द इंसुलिन हार्मोन, है ना। हमारी बॉडी में इंसुलिन बहुत है ना, बट सेल्स आर नॉट रिस्पोंडिंग टू इंसुलिन, तो उस केस में भी क्या होगा, ब्लड में ग्लूकोज का ब्लड में ही वो रहेगा, इट विल बी नॉट यूटिलाइज फॉर द सेलुलर अपटेक, है ना। सो दोनों कंडीशन हमने डिस्कस की, मे बी रिसेप्टर डेफिशिएंसी और ऑब्स्ट्रक्शन, यस बिल्कुल हो सकता है। क्लियर। सो क्या होगा अब इस कंडीशन में, देयर विल बी रिड्यूस्ड यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज, तो उसकी वजह से भी क्या होगा, इंक्रीज्ड लेवल ऑफ ग्लूकोज इन दी ब्लड। क्लियर। सो दोनों कंडीशन हमने डिस्कस की। अब हाउ ग्लूकोज एंटर्स इनटू सेल, हमने डिस्कस किया, इंसुलिन रिसेप्टर्स की हेल्प से करेगा, है ना, ग्लूट की हेल्प से करेगा। उसके बाद हमने डिस्कस किया इंसुलिन डेफिशिएंसी में, फिर हमने डिस्कस किया इंसुलिन रेसिस्टेंस। अब स्टूडेंट मुझे बताइए, एनी डाउट, इस मोमेंट तक कोई भी डाउट है किसी को, जल्दी बताइए, फिर हम आगे प्रोसीड करेंगे। ओके, ओके, वन स्टूडेंट इज सेइंग दैट मैम एक डाउट है, ओके। ग्लूट मैम क्या होता है, ग्लूट मींस ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर, GLU स्टैंड्स फॉर ग्लूकोज एंड T स्टैंड्स फॉर ट्रांसपोर्टर्स, ग्लूट ट्रांसपोर्टर्स। सो नॉर्मली बायोकेमिकल हमें क्या बोल देते हैं, ग्लूट। ग्लूट का फंक्शन क्या होगा, अरे कितना कितना अच्छे से बताया मैंने आपको, ग्लूकोज जो ग्लूट्स है वही तो ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, वही तो ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं मैम, खुद ग्लूकोज या चैनल,
ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर हो जो हमारे सेल के अंदर प्रेजेंट है ना। अब आप किसी के घर गेस्ट बन के जाते हो, सो अपने आप ही तो डोर ओपन करके नहीं चले जाते होगे, है ना। आप नोक करते होगे या बेल रिंग करते होगे, तब अंदर से जिसके आप घर जा रहे हो वो आपको बाहर लेने आते हैं ना, तो आप उनके साथ घर में एंटर करते हो। ऐसे ही होता है ना, यूजुअली ऐसे ही होता है, हम तो ऐसे ही करते हैं, आपका पता नहीं। ठीक है, तो हम तो ऐसे ही करते हैं। तो अब क्या होगा, नॉर्मली जो हमारे ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स हैं दे आर रिजाइडिंग इनसाइड द सेल, वो है ना। और वो कब आएंगे, जब नोक कौन करेगा, इंसुलिन रिसेप्टर्स के साथ जब इंसुलिन बाइंड होगा, वो दोनों नोक करेंगे कि भाई साहब खोलिए, ग्लूकोज बाहर खड़ा है, उसको लेके जाइए, फिर वो उसको कैरी करके अंदर ले जाएगा। बस। देखिए कितना लेमन टर्म्स में मैंने आपको समझाया है, अब भी स्टूडेंट्स कोई डाउट है आपको? अब देखिए, अब बात करेंगे हम टाइप्स ऑफ डायबिटीज मेलाइटस। स्टूडेंट्स जो इसका आपका वेट था वो पल आपका आ चुका है, टाइप्स ऑफ डायबिटीज मेलाइटस क्लियर। जब बच्चों को डाउट था कि मैम इंसुलिन रेसिस्टेंस बताइए, है ना, अब वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ डायबिटीज मेलाइटस, है ना। मैंने आपको बताया था डायबिटीज मेलाइटस इज अ कंडीशन विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय persistent hyperglycemia. Listen carefully, you should not miss the word persistent because hyperglycemia is not the diabetes. डायबिटीज इज हाइपरग्लाइसीमिया। जब हमारा हाइपरग्लाइसीमिया ज्यादा टाइम तक रहता है उस कंडीशन को हम डायबिटीज मेलाइटिस बोलते हैं, है ना। तो कभी भी किसी की ओपीडी रिपोर्ट देख के उसको ये नहीं बोलना है कि भाई साहब आपका तो ब्लड ग्लूकोज बहुत ही ज्यादा जा रहा है, आपको तो डायबिटीज है, नहीं। पेशेंट की पूरी हिस्ट्री देखनी है कि उसको हाइपरग्लाइसीमिया कितने टाइम से आ रहा है ना। देन द हिस्ट्री ऑफ पेशेंट विल डिसाइड दैट ही और शी इज सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज मेलाइटिस और नॉट। क्लियर? मैम ग्लूट इंसुलिन रिसेप्टर से ही बाहर आएगा? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, अब देखिए, अब बात करते हैं हम अपना टाइप्स ऑफ डायबिटीज मेलाइटिस की। ठीक है, अब हमने बात की द डायबिटीज इज अ कंडीशन विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय परसिस्टेंट हाइपरग्लाइसीमिया। देखिए मैं ही इतनी बार डेफिनेशन बोल रही हूँ, शायद आपको सुन के ही वो डेफिनेशन लर्न हो गई होगी। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ डायबिटीज मेलाइटिस। हमने देखा द डायबिटीज मेलाइटिस मेन जो हार्मोन होगा इट इज द इंसुलिन हार्मोन, and hyperglycemia may be caused by insulin deficiency, and it may be caused by the insulin resistance. So basically we have two reasons which promoting the risk of hyperglycemia. So वही चीज यहाँ पे होगी, on the basis of whether it is causing by the insulin resistance or insulin deficiency, तो क्या होगा, उसको हम बोलेंगे द टाइप्स ऑफ डायबिटीज मेलाइटिस, है ना। सो बेसिकली वी हैव टू टाइप ऑफ डायबिटीज मेलाइटिस, दैट इज टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस एंड द टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस। टाइप 1 एंड द टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस। बहुत ध्यान से सुनना, बहुत बहुत ध्यान से। गाइस मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि बिकॉज मैंने जो स्लाइड्स है वो ब्लैंक रखी है ताकि आप मेरा ही कंटेंट लिख सकें, है ना। तो आपके खुद के नोट्स होने चाहिए, खुद के कौन से होंगे जो मैं आपको लिखवा रही हूँ, आप वही नोट्स में नोट बनाओगे, है ना। अब देखो बिल्कुल नहीं भूलोगे, टेंशन ना लो, मैम यही बार बार भूल जाते, बिल्कुल टेंशन ही ना लो। अब एक काम करो, अपना पेपर पेन साइड रखो, जल्दी से रखो और बस सिर्फ मुझे सुनो। मैं भी पानी पी लेती हूँ ताकि अच्छे से आपको बता सकूं। अब बहुत अच्छे से सुनना, बहुत बहुत ध्यान से, आंख नाक कान दिमाग सब कुछ खोल के सुनना है। क्लियर? अब हमने बात की डायबिटीज मेलाइटिस की विच इज दी परसिस्टेंट हाइपरग्लाइसीमिया। गाइस मैं इतना बार क्यों बोल रही हूँ, ताकि आपको अच्छे से रट जाए कि परसिस्टेंट वर्ड तो भूलना ही नहीं है ना। किसी को नहीं डराना है कि एक बार आपका ब्लड ग्लूकोज ज्यादा आ गया कि भाई आपको डायबिटीज है, नहीं। क्लियर? अब बात कर रहे हैं टाइप ऑफ डायबिटीज मेलाइटिस। दो टाइप होगा, टाइप 1 एंड दी टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस। ठीक है, मैं देखिए मैं एक लाइन ड्रॉ करती हूँ ताकि क्लियरली डिमार्केट हो जाए। टाइप 1 एंड टाइप 2। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं टाइप 1 की। द टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस इट इज बेसिकली कॉज्ड बाय द इंसुलिन डेफिशिएंसी। ये हमारा किससे होगा, इंसुलिन डेफिशिएंसी की वजह से होगा, इंसुलिन डेफिशिएंसी, है ना। अब किसी पर्सन को इंसुलिन की डेफिशिएंसी है ना, उसकी वजह से क्या होगा, उसका जो सेलुलर अपटेक है ग्लूकोज का वो क्या हो गया, रिड्यूस हो गया है। देयर इज अ रिड्यूस्ड अपटेक ऑफ ग्लूकोज ड्यू टू द इंसुलिन डेफिशिएंसी, है ना। बिकॉज इंसुलिन इज प्रमोटिंग द सेलुलर अपटेक ऑफ ग्लूकोज, है ना। इट इज प्रमोटिंग द ग्लाइकोलिसिस सो दैट एनर्जी कैन बी रिलीज्ड बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। In case of insulin deficiency, the glucose will be reduced
the glucose will be oxidized in the reduced amount, है ना. So उससे क्या होगा, there will be increased level of glucose, है ना, there will be increased level of blood glucose. क्या, तो यहाँ पे क्या होगा, a person is suffering from insulin deficiency. So suppose a condition, अगर उसको hyperglycemia इंसुलिन deficiency की वजह से हो रहा है, so it can be corrected by the exogenous insulin, है ना. तो ये क्या होगा हमारा, इस केस में जो हमारा हाइपरग्लाइसीमिया होगा, हाइपरग्लाइसीमिया होगा, इट कैन बी करेक्टेड बाय द एक्सोजिनस इंसुलिन. आपने देखा होगा कि कुछ लोग जो होते हैं माइक्रो नीडल से इंसुलिन के इंजेक्शंस भी लेते हैं, है ना, देखा होगा. सो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सोजिनस इंसुलिन. एक्सोजिनस इंसुलिन का मतलब होता है द इंसुलिन विच इज नॉट प्रोड्यूस्ड बाय द बॉडी इटसेल्फ, वी आर टेकिंग फ्रॉम आउटसाइड सोर्सेस. क्लियर. वाई एंडोजिनस इंसुलिन, वो क्या होगा हमारा एंडोजिनस इंसुलिन, इट इज द इंसुलिन विच इज प्रोड्यूस्ड इनसाइड आवर बॉडी बाय द बीटा सेल्स ऑफ पेनक्रियास. अब आपको ये टर्म तो क्लियर हो गई, एक्सोजिनस इंसुलिन एंड द एंडोजिनस इंसुलिन. क्लियर. ठीक है जी. अब टाइप 1 की हम बात कर रहे थे. द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम इंसुलिन डेफिशिएंसी विच इज द लीडिंग कॉज ऑफ हाइपरग्लाइसीमिया, है ना. सो इट कैन बी करेक्टेड बाय द एक्सोजिनस इंसुलिन. तो यहाँ पे पर्सन क्या होगा, ही और शी विल बी डिपेंडेंट ऑन द exogenous insulin. So that's why type 1 diabetes mellitus, it is also known as insulin dependent diabetes mellitus. Clear. So it will be known as insulin dependent diabetes mellitus. And I think आपने diabetes mellitus, it is not the first encounter with the diabetes mellitus. शायद आपने दूसरे सब्जेक्ट्स में भी diabetes mellitus पढ़ लिया होगा, मैं श्योर हूँ बिल्कुल, है ना. तो बट यहाँ पे हम डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू देख रहे हैं, है ना. ओके, संगीता इज सेइंग मैम रिपीट इन इंग्लिश. ओके ओके, आई विल रिपीट इन इंग्लिश. देखिए संगीता, when we are talking about the types of diabetes mellitus, the type of diabetes mellitus, type 1, it is caused by the insulin deficiency, है ना. And insulin is the prime hormone for regulating the blood glucose level because insulin promotes the cellular uptake. Listen carefully, insulin promotes the cellular uptake. In case of insulin deficiency, the person will suffer from hyperglycemia. To correct this hyperglycemia, a person will be given the exogenous insulin, you know, so that his or her increased blood glucose level may be reduced. So that's why this type of diabetes mellitus will be known as insulin dependent diabetes mellitus. Clear? Okay, this is the type 1. Now coming on to the type 2 diabetes mellitus. Coming on to the type 2 diabetes mellitus. Type 2 diabetes mellitus, it is caused by insulin resistance. It is caused by insulin resistance. Insulin resistance. What does it mean? Insulin resistance means our body have enough glucose, but our cells are not responding to the insulin. So that's why glucose are not utilizing, and glucose are not utilizing. So that's why we will suffer from the hyperglycemia. In this case, we have already enough insulin. So there will be no benefit even after the intake of exogenous insulin because our body has already enough insulin hormone, है ना. So exogenous insulin will have no effect on the hyperglycemia. So that's why this will be known as insulin independent diabetes mellitus. Independent diabetes mellitus. Any student, अब किसी को कोई डाउट है टाइप 1 और टाइप 2 के साथ, कोई भी डाउट जल्दी बताइए, है ना. नहीं होगा. अब ये जो हमारा टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस है, इट इज कोज्ड बाय द इंसुलिन डेफिशिएंसी, है ना. और उसको हम कैसे करेक्ट कर सकते हैं, एक्सोजेनस इंसुलिन से कर सकते हैं. सो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज इंसुलिन डिपेंडेंट. व्हाइल इन केस ऑफ टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस इंसुलिन रेसिस्टेंस होगा एंड ड्यू टू इंसुलिन रेसिस्टेंस देयर विल बी hyperglycemia, but it cannot be corrected by the exogenous insulin because our body have already sufficient or plenty amount of insulin hormone. So there will be no advantage of taking the exogenous insulin. Clear? Okay. सेकंड को कैसे करेंगे जी, ठीक. सेकंड के लिए आपको मेडिकेशंस लेनी होगी. मेडिकेशन तो हम टाइप 1 में भी ले रहे हैं, सेम मेडिकेशन हमारी किस में भी जाएंगी, टाइप 2 में भी जाएंगी. नाउ अब बात कर रहे हैं टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस की. मेन फीचर्स लिखते हैं, वैसे तो मैंने पूरा आपको एक्सप्लेन कर दिया है. द टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस इज मेनली ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन डेफिशिएंसी. The hyperglycemia can be corrected by the exogenous insulin. That's why it is also known as insulin dependent. AKA, that means also known as insulin dependent.
insulin dependent diabetes mellitus. Normally the type 1 diabetes mellitus, it occurs in the adults. It occurs in the adults mainly below than 40 years of age. So basically it is seen in the earlier phases of life, है ना, earlier phases of life, earlier phases of life, less than less than 40 years of age. Clear? So this is about the type 1 diabetes mellitus. Now, the type 1 diabetes mellitus, it is characterized by the 3P. 3P. The person will suffer from 3P in case of diabetes, type 1 diabetes mellitus. Now, students, you are requested to note down. अब आपको नोट डाउन करना है. अब अपने पेपर पेन लीजिए और जल्दी से ये स्लाइड नोट कीजिए. आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स ओनली, है ना, क्योंकि आपको स्पीडली करना सब कुछ. जल्दी से नोट कीजिए. वैसे आपके पास नोट्स भी शेयर हो जाएंगे, बट अगर आप चाहते हो, आपको है अभी क्लास में ही बनाने हैं रनिंग नोट्स, तो आप क्लास से बना लीजिए, अदरवाइज नोट्स विल बी शेयर्ड लेटर. ओके. टाइप 1 डायबिटीज mellitus. ओके, डन. नाउ what are the three P's which are associated with the type 1 diabetes mellitus? It is a triad. Whipple triad, यहाँ पे P triad. क्लियर? सो यहाँ पे क्या होगा? पोलीयूरिया, पोलीयूरिया, पोलीफेजिया एंड दी पोलीडिप्सिया. देख, आई नो एवरी स्टूडेंट, हर किसी को पता है कि व्हाट इज पोलीयूरिया, व्हाट इज पोलीफेजिया, पोलीडिप्सिया, बट आई वांट टू नो एनी स्टूडेंट who knows the relation between the P's and the type 1 diabetes mellitus, है ना. क्या, क्यों देखी जाती है, ये चीज भी तो आपको पता होना चाहिए. देखिए मैं बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, क्लियर हूँ, दैट ये आपसे नहीं पूछा जाएगा व्हाट इज पोलीयूरिया, व्हाट इज पोलीडिप्सिया एंड व्हाट इज पोलीफेजिया. डेफिनेटली नहीं पूछा जाएगा, है ना. जो पूछा जाएगा वो क्या होगा, ये जो कंसेप्ट है ना, ये फॉर श्योर पूछा जाएगा, और सिर्फ बायोकेमिस्ट्री में नहीं, बहुत से सब्जेक्ट में, लाइक पीडिया में भी पूछा जा सकता है, पैथोलॉजी में भी पूछा जा सकता है ना, बहुत सारे में भी पूछा जाएगा, है ना. तो ये मैकेनिज्म आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जो आपके क्लिनिकल क्वेश्चंस आते हैं ना, क्लिनिकल स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, क्लिनिकल सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, उनमें लिखा होगा. सो उनसे आपको आइडेंटिफाई करना होगा, अच्छा पोलीयूरिया इसको, तब ये डायबिटीज मेलाइटिस है. द एग्जामिनर विल नॉट आस्क द व्हाट इज पोलीयूरिया, ये नहीं पूछेगा वो. अब देखिए, पोलीयूरिया मींस फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन. पोलीडिप्सिया मींस एक्सेसिव थ्रस्ट, बार बार उसको प्यास लगी, है ना. पोलीफेजिया मींस एक्सेसिव हंगर, बार बार उस इंसान को भूख लग रही है ना. एंड पर्टिकुलरली दीज थ्री आर, दे आर मेनली एसोसिएटेड विद टाइप 1 डायबिटीज mellitus. Although they are observed in type 2 diabetes mellitus also, but बहुत मिनिमल एक्सटेंट तक. क्लियर? मेजर हमारा जो पॉपुलेशन का जो फ्रैक्शन है ना, ये पी से कब सफर करता है, व्हेन ही और शी इज सफरिंग फ्रॉम द टाइप 1 डायबिटीज mellitus. क्लियर? गाइस मुझे 1 मिनट का ब्रेक दीजिए, अब मेरा ना पानी, मुझे थोड़ा सा पानी मंगवाना है. सो प्लीज 1 मिनट के लिए वेट कीजिए आप यहाँ पे. आपने अपना टाइम वेस्ट ना किया हो, ये 2 मिनट आपने यूटिलाइज किया हो. हम्म. रिवाइज किया हो शायद. एनी स्टूडेंट? ठीक है जी. ओके. चलिए हम बात कर रहे थे अपने 3 P's के बारे में, है ना. तो अब देखिए, आई एम सेइंग दैट दे आर मेनली एसोसिएटेड विद टाइप 1 डायबिटीज mellitus, है ना. अब क्यों डायबिटीज के पेशेंट को पोलीयूरिया होगा, है ना, क्यों उसको बार बार प्यास लगेगी, क्यों उसको बार बार भूख लगेगी, है ना, आपको ये पता होना चाहिए, बिकॉज यू आर गोइंग टू बी नर्सिंग ऑफिसर, है ना. ये नहीं पता होना चाहिए ये क्यों होता, मतलब कि ये नहीं पता होना चाहिए, पता होना चाहिए टू बी ऑनेस्ट कि पोलीयूरिया होता क्या है, बट एटलीस्ट उससे ज्यादा आपको ये पता होना चाहिए क्यों होता है. हम्म. देखिए, जब भी हमने देखा डायबिटीज mellitus इज अ परसिस्टेंट हाइपरग्लाइसीमिया, क्लियर, तो ब्लड में क्या होगा, देयर विल बी इंक्रीज्ड, देयर विल बी इंक्रीज्ड ब्लड ग्लूकोज लेवल, है ना. सो जब ब्लड में ज्यादा ग्लूकोज हो जाएगा तो उससे क्या होगा, ओस्मोलैरिटी ब्लड की बढ़ जाएगी, है ना. तो पर्सन विल यूरिनेट फ्रिक्वेंटली, उस केस में क्या होगा. और अगर कोई पर्सन, व्हेन अ पर्सन इज यूरिनेटिंग फ्रिक्वेंटली, ऑब्वियसली उसको प्यास भी बहुत ज्यादा लगेगी, है ना, क्योंकि वाटर लॉस भी ज्यादा हो रहा है उसकी बॉडी से, है ना. सो ये इसका रीजन है व्हाई ही विल सफर फ्रॉम द पोलीयूरिया एंड पोलीडिप्सिया. अब बात करते उसको बार बार भूख क्यों लगेगी,
है ना। ये तो हमने देखा कि अगर ही इज फ्रिक्वेंट, ही इज, यस इट इज द निकिता, यस इट इज द, देखिए इट इज द एनर्जी डिक्रीज, यस। डायबिटीज में क्या हो रहा है, वी हैव इनफ ग्लूकोज बट हमें एनर्जी क्यों नहीं मिल रही, क्योंकि ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा, है ना। तो वी विल फील लो, हम बार बार लो फील करेंगे, हमें एनर्जी नहीं आएगी। तो हमें हमें ऐसा लगेगा हमें भूख लगी है ना। ऑल दो हमें भूख नहीं लगी होगी बट वी फील दैट वी आर हंगर, वी आर हंग्री। सो उस केस में उसको हम बोलेंगे पॉलीफेजिया, उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, पॉलीफेजिया। क्लियर। अब आपको पता चला कि हमारे, अब व्हेन अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज, टाइप 1 डायबिटीज mellitus, why he urinates frequently, why he feels thirst excessively, and why he feels hunger and excessive। क्लियर। सो दिस इज द रीजन। क्लियर। नाउ अगर हमारे देखो ब्लड में ग्लूकोज ज्यादा है, अल्टीमेटली इट विल स्टार्ट टू एक्सक्रीट अलोंग विद द यूरिन, दैट मीन्स देयर विल बी यूरिनरी एक्सक्रीशन ऑफ ग्लूकोज, देयर विल बी यूरिनरी एक्सक्रीशन ऑफ ग्लूकोज, urinary excretion of glucose, and the urinary excretion of glucose is termed as glycosuria, it's termed as glycosuria। क्लियर। सो आपको ये पता होना चाहिए। मैम प्लीज रिपीट पोलीयूरिया। पोलीयूरिया स्टैंड्स फॉर फ्रीक्वेंट यूरिनेशन। In case of hyperglycemia, that means diabetes mellitus, persistent hyperglycemia, the blood glucose, the increased blood glucose level will increase the blood osmolarity। उसकी वजह से क्या होगा, the person will urinate frequently, है ना। And frequent urination, so क्या होगा उसको, he will feel thirst in excessive, बार बार उसको प्यास लगेगी। क्लियर। सो बेसिकली osmolarity की वजह से ही उसको क्या हो रहा है, बार बार यूरिनेशन हो रहा है। ओके। अब बात करेंगे टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस की। टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस की। नाउ स्टूडेंट्स प्लीज टेल मी व्हाट इज द causative reason of the type 2 diabetes mellitus, what is the reason? Yes Nandini, you are right, it is the insulin resistance, है ना। Type 2 diabetes mellitus is characterized by the persistent hyperglycemia due to insulin resistance, due to insulin resistance। हिमांशी is saying excessive hunger क्यों होगा, excessive hunger होगा because we will be deprived of energy, because glucose is not oxidizing which will provide the energy, है ना। So we will feel low because our body will be deprived of glucose, ultimately deprived of energy, है ना। टू कंपनसेट दिस डिप्राइव्ड एनर्जी, हमें लगेगा खाने खाने से हमें एनर्जी मिल रही है, नहीं, खाना इज नॉट गिविंग आर एनर्जी, है ना। खाना तो हमें एनर्जी नहीं दे रहा बट खाने में जो सब्सटेंस प्रेजेंट है ना, उनकी मेटाबॉलिज्म से हमें क्या मिल रहा है, एनर्जी मिल रही है। गाइस 1 मिनट का वेट कीजिए। ओके। अब स्टूडेंट्स मुझे ये बताइए कि जो टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस है, ये इंसुलिन डिपेंडेंट होता है या इंसुलिन इंडिपेंडेंट होता है? वाई इंडिपेंडेंट क्यों होता है? यस, इंसुलिन रेसिस्टेंस होता है उसकी वजह से। अब मुझे क्लियर हो गया है कि स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे से आइडिया है। ठीक है जी। अब हम बात कर रहे थे टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस, इसके जल्दी से एक बार रिवाइज कर लेते जल्दी से, क्योंकि हमें पता है, हमने पढ़ लिया अच्छे से। किसकी वजह से होगा, इट इज ड्यू टू इंसुलिन रेसिस्टेंस, इट इज ऑल्सो नोन एज इंसुलिन इंडिपेंडेंट, इंसुलिन इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस क्यों, बिकॉज ऑफ इंसुलिन रेसिस्टेंस। यही होगा, है ना। ये स्लाइड बिल्कुल ही ब्लैंक रह गई, क्यों, क्योंकि मैंने आपको पूरा समझा दिया, पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। अब ये आपको देखना है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस एंड टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस। गाइस मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, यू आर रिक्वेस्टेड टू नोट डाउन दिस टेबल, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस के बीच में क्या डिफरेंस होगा? हम्म। सबसे पहले हम बात करेंगे टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस की, कब होगा, किस पीरियड में होता है, ग्रोइंग फेज में होता है, अडल्ट फेज में हो, दैट मीन्स इट हैज जुवेनाइल ऑनसेट व्हिच इज सीन मेनली लेस देन 40 years of age, while type 2 diabetes mellitus it is majorly seen in the maturity phase, that is more than 40 years of age। Clear। So that's why type 2 diabetes mellitus it is also known as maturity onset diabetes mellitus, while
Type 1 diabetes mellitus is say also known as juvenile onset diabetes mellitus. Clear? Now coming on to the prevalence. Prevalence का मतलब क्या है? Frequency. What is the frequency of the person who is suffering from that particular type of diabetes? अगर हम prevalence देखें तो around ये जो हमारा type 1 diabetes mellitus है, it occurs nearly about 20%. जितने भी लोगों को डायबिटीज मेलाइटस है ना, उनमें से 20% लोगों को टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस। दैट मीन्स इट हैज लेस प्रिवेलेंस एज कंपेयर टू द टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस। सो टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस which is about 80% of the total diabetic population in the world। क्लियर? सो आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस है ना, इट इज मोर प्रिवेलेंट देन दी टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस। एज ऑफ ऑनसेट की हमने बात कर ली थी कि ये हमारा जुवेनाइल स्टेजेस में होगा, दैट मींस लेस देन 40 इयर्स ऑफ एज। और ये क्या होगा? हमारा मेच्योरिटी ऑनसेट होगा, सो इट इज मोर देन 40 इयर्स ऑफ एज। अब बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट, इंसुलिन का क्या स्टेटस होगा? व्हाट विल बी द स्टेटस ऑफ प्लाज्मा इंसुलिन लेवल इन केस ऑफ डायबिटीज टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस? दे विल बी लो। क्यों? क्यों होगा लो? क्यों होगा लो? जल्दी से बताइए मुझे। क्यों? बिकॉज ऑफ इंसुलिन डिफिशियंसी। है ना, हमने पढ़ा था कि इंसुलिन डेफिशिएंसी की वजह से हमारा टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस हो रहा है। नाउ कमिंग ऑन टू द व्हाई वी आर सफरिंग फ्रॉम इंसुलिन डेफिशिएंसी, है ना? क्या भगवान ने हमारे इंसुलिन को इतना कैपेबल नहीं बनाया कि वो एक एज तक ही काम करेगा, उसके बाद वो इंसुलिन की प्रोडक्शन कम कर देगा? नहीं, है ना। भगवान ने तो हमें बहुत अच्छा वो दिया था, पेनक्रियास, पर हम इंसानों ने अपना पेनक्रियास खराब कर दिया है। सो बेसिकली जो हमारा लो होता है ना, आप इसको नोट कीजिए कि टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस में कि जो हमारा इंसुलिन डेफिशिएंसी होगी वो क्यों होगी? ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन ऑफ बीटा सेल्स। ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन ऑफ बीटा सेल्स। बीटा सेल्स। ऑटोइम्यून डिस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है? जो हमारा इम्यून सिस्टम है ना, इट इज रिकॉग्नाइजिंग दी फॉरेन पार्टिकल्स, फॉरेन एंटीजन, एंड immune system is killing that foreign antigen, but sometimes our immune system fails to recognize the foreign particle or foreign antigen. So in this case our immune system will start to destroy our body cells, अपनी ही सेल्स को मारने लग जाएगा, हमारी ही बॉडी की सेल्स को मारने लग जाएगा। इसको किल किसको करना था? जो फॉरेन बैक्टीरिया है, वायरस है, कोई भी एलर्जन है, कोई भी एंटीजन है, हु इज एंटरिंग इन आवर बॉडी, है ना। सो आवर इम्यून सिस्टम हैज टू किल दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस। बट इन केस when immune when our immune system it fails to recognize the foreign particle, it fails to distinguish between self cells and the non self cells, so उसको हम क्या बोलेंगे? ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन, है ना, ऑटो इम्यून डिजीज बोलेंगे उसको पर्टिकुलरली। और वो कब होगा? जब हमारा ही इम्यून सिस्टम हमारी ही बीटा सेल्स को किल करना स्टार्ट कर दे, सो उससे को हम क्या बोलेंगे? इट विल बी नोन एज ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन ऑफ द बीटा सेल्स। एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ बीटा सेल क्या होगा? देयर विल बी रिडक्शन इन द इंसुलिन हार्मोन। Clear? So autoimmune destruction of beta cell, it is seen in the type 1 diabetes mellitus. Clear? Now अब हम बात कर रहे थे टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस की, तो क्या होगा इसमें? नॉर्मल भी हो सकता है, नॉर्मल टू हाई भी हो सकता है, ठीक है। तभी बाहर से इंसुलिन लेना होगा। नॉर्मल टू हाई हो सकता है एंड इट इज कॉज्ड बाय द इंसुलिन रेजिस्टेंस। नाउ कमिंग ऑन टू द प्लाज्मा ग्लूकागोन। Insulin and the glucagon, both hormones are secreted by the pancreas. Insulin is secreted by the beta cells of pancreas, while glucagon is secreted by the alpha cells of pancreas. I hope ये तो आपको सबको बहुत अच्छे से पता होगा, बहुत बचपन से पढ़ते आ रहे हो। इंसुलिन कौन secrete करता है? अल्फा सेल्स होते हैं, बीटा सेल्स होते हैं, है ना, बचपन से ही पढ़ रहे हो। अब क्या होगा? प्लाज्मा और जो जो इंसुलिन है और जो हमारा ग्लूकागोन है, दे आर एंटागोनिस्ट टू ईच अदर। दे आर एंटागोनिस्ट टू ईच अदर, दैट मींस दे वर्क अपोजिट टू ईच अदर। एक सीधी सी बात है, इंसुलिन का हाइपोग्लाइसेमिक इफेक्ट है, सो ऑन द अदर हैंड ग्लूकागोन हैज हाइपरग्लाइसेमिक इफेक्ट। क्लियर? सो अब क्या करना है? द लेवल ऑफ ग्लूकागोन विल बी हाई इन टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस एंड दिस हाई लेवल विल बी सप्रेसिबल। क्यों? क्योंकि जब हमने इंसुलिन का इंजेक्शन लिया, जब हमने एक्सोजिनस इंसुलिन लिया, दैट विल रिड्यूस द ग्लूकागोन प्रोडक्शन। क्योंकि जो पर्टिकुलरली इंसुलिन है, इट विल लोअर द ब्लड ग्लूकोज लेवल, एंड लोअर द ब्लड ग्लूकोज लेवल विल स्टिमुलेट और विल सप्रेस, या स्टिमुलेट नहीं, सप्रेस, विल सप्रेस द प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकागोन, है ना। बट इन केस ऑफ टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस, देयर विल बी हाई प्लाज्मा ग्लूकोन, बट इट विल बी रेजिस्टेंट। याद रखना, ये हमारा रेजिस्टेंस होगा। क्यों?
क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी में तो ऑलरेडी क्या है, इंसुलिन है। इंसुलिन रेसिस्टेंस की वजह से ही हमारा क्या हो रहा है, ग्लूकागोन का सिक्रीशन ज्यादा हुआ है ना। बस इतना पता होना चाहिए। अब हम डिस्कस करेंगे एडीए क्राइटेरिया फॉर डायबिटीज। अभी तक हमने क्या देखा था, सिर्फ फास्टिंग का देखा था, है ना। अब हम बात करेंगे पूरा डायबिटीज का, कि डायबिटीज का पूरा क्राइटेरिया क्या होगा। ग्लूकागोन कन्वर्ट्स ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन। कहाँ कहाँ जा रहे हो बेटा आप? अगर ग्लूकागोन, शिवानी, अगर इसका मतलब है आपने डे 1 बायोकेमिस्ट्री का अच्छे से नहीं लिया, आपने अटेंटिवली उसको अटेंड नहीं किया, इफ यू आर सेइंग कि ग्लूकागोन कन्वर्ट्स ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन, नहीं। एनी स्टूडेंट who is favoring me that she is wrong? देखो, अभी इनका कंफ्यूजन दूर कर देते हैं। देखिए आप, आई फॉरगॉट योर नेम, कि जिस स्टूडेंट का डाउट था, वो इज सेइंग, शिवानी इज सेइंग ग्लूकागोन कन्वर्ट्स ग्लूकोज इनटू, नहीं नहीं नहीं, यस, इट इज द ग्लाइक, यस इट इज द इंसुलिन। बिल्कुल, शाबाश बच्चों, देश का नाम रोशन करो। ठीक है। एडीए स्टैंड्स फॉर अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन। एडीए स्टैंड्स फॉर अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन। मैं आपको लिख देती हूँ, आप बार बार भूल जाते हो। अभी थोड़ी देर पहले भी हमने किया था, अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन, अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन। According to American Diabetic Association, we have a list of parameters which are used to diagnose the diabetes, and these parameters include, ये है हमारा parameters। वो क्या होंगे? सबसे पहले हम देखेंगे फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल, जो कि सेम होगा जो कि हमने अभी हाइपोग्लाइसीमिया के कंटेक्स्ट में पढ़ा था। सेकेंड होगा हमारा ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, इसके बारे में हम अभी बात करेंगे पूरे डिटेल में। थर्ड आता है हमारा रेंडम ब्लड ग्लू सॉरी रेंडम ब्लड ग्लूकोज लेवल, मतलब एट अ पॉइंट ऑफ टाइम हमारा जो ब्लड ग्लूकोज लेवल होगा, इट विल बी नोन एज रेंडम ब्लड ग्लूकोज लेवल। क्लियर? चलिए जी, अब बात करते हैं फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल की। व्हेन द लेवल इज बिलो 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज की बात हो रही है यहाँ पे, लिसन केयरफुली। सो दिस विल बी नोन एज नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल, नॉर्मल फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल। क्लियर? व्हेन द लेवल ranges between 100 to 125 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, एंड दिस इज फॉर द फास्टिंग, है ना। आपको 8 घंटे का व्रत करना है ना, सॉरी व्रत नहीं करना है, 8 घंटे की फास्टिंग करनी है। ठीक है। फास्टिंग के बाद अगर आपका ये वाला लेवल आता है, दैट इज 100 to 125 के बीच का, देन यू आर सेड टू बी प्री डायबिटिक, है ना। इट इज अ रेड सिग्नल, यू हैव टू कंट्रोल योर ब्लड ग्लूकोज लेवल। when the blood glucose level exceeds above 125 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, ठीक है। यस, व्रत में तो कुछ खा लेते हैं, व्रत में सब कुछ खा लेते हैं। इनफेक्ट मुझे तो ऐसा लगता है इन केस ऑफ व्रत हम ज्यादा खाते हैं, है ना। अब डायबिटीज के केस में क्या होगा? is when the level falls above the 125 milligram per deciliter, when it is equal to 126 or more than 125 26 milligram per deciliter, then a person is said to be diabetic। yes मैम, इसीलिए तो रखते हैं हम, yes I am one of them जो कि व्रत में ज्यादा खाते हैं। even it is surprising that I will gain weight in the fasting, फास्टिंग में मेरा वेट गेन हो जाता है। जब नवरात्रे के 9 व्रत किए जाते हैं ना, तो शायद मेरा 2 या 3 किलो वजन बढ़ जाता है। सो दैट्स वाई मैं नहीं करती, क्योंकि मुझे भी वजन नहीं बढ़ाना। हम्म। अब बात करते हैं नेक्स्ट पैरामीटर, दैट इज नेक्स्ट डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया विच इज अबाउट दी ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। कोई स्टूडेंट जिसको बोर फील हो रहा हो सेशन में? किस किस स्टूडेंट, कौन कौन स्टूडेंट है जो मुझे भूल गया था कि हाँ बायोकेमिस्ट्री हम मिथिलेश मैम से पढ़ते हैं? एनी स्टूडेंट जो भूल गया था मुझे, या कोई स्टूडेंट जिसको मैं याद थी कि हाँ बायोकेमिस्ट्री का डे 4 है, दैट मीन्स मिथिलेश मैम विल कम। ओके, ठीक है जी, ठीक है। अब बात करते हैं ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट की, व्हाट इज ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट? व्हाट इज ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट? यस मैम, विनोद, ये पता नहीं क्या बोलते हो आप लोग। ठीक है। अब बात करें ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट की। अब देखिए, वो जो हमारा ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट होता है ना, हम इसमें ये चेक करते हैं कि व्हाट इज द एबिलिटी ऑफ आवर बॉडी टू कंपनसेट द इंक्रीज्ड लेवल ऑफ ग्लूकोज, कैसे हमारी बॉडी उसको रेगुलेट करेगी। दिस इज ऑल अबाउट द ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। एक बार मैं जल्दी से बता देती हूँ क्या होता है इसमें।
इन केस ऑफ ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, है ना, इन हम टीचर को नहीं भूलते, बस पढ़ा हुआ भूल जाते, यस, दिस इज द फैक्ट। अब बात करते हैं अपने टॉपिक की। ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट में हम क्या करेंगे, अ पर्सन इज गिवन ओरली अ ग्लूकोज, ठीक है, उसको हम ग्लूकोज का कुछ कंटेंट देंगे ओरली, ठीक है, तो अल्टीमेटली क्या होगा, इट विल इंक्रीज द ब्लड ग्लूकोज लेवल, बिकॉज द पर्सन हैज बीन गिवन अ डोज ऑफ ग्लूकोज ओरली, है ना, उससे क्या होगा, उसका ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा। नाउ इंसुलिन विल कम इनटू एक्शन, इंसुलिन बोलेगा कोई बात नहीं, ब्लड ग्लूकोज बढ़ गया तो मैं उसको कम करूंगा, है ना। सो द इंसुलिन will come into action and this insulin will reduce the blood glucose level, है ना, क्योंकि इंसुलिन का जो है वो हमारा हाइपोग्लाइसेमिक इफेक्ट है ना। सो बेसिकली ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट में हम ये देख रहे हैं कि what is the ability of the body to produce insulin and what is the ability of the insulin to reduce the glucose level, यही तो चेक कर रहे हैं कि टाइम के साथ साथ हमारा क्या हो जाएगा, ब्लड ग्लूकोज लेवल धीरे आ जाएगा, क्यों, क्योंकि ग्लूकोज जो वो जो इंसुलिन है, इट इज प्रमोटिंग द यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज, है ना, तो ज्यादा टाइम तक हमें हाइपरग्लाइसीमिया नहीं होगा, है ना। तो ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट से हम यही देख रहे हैं कि कितने टाइम तक हमारी बॉडी में हाइपरग्लाइसीमिया रहा, है ना। तो नॉर्मली जो हमारा ओजीटीटी की वैल्यू होगी, नॉर्मली क्या होगी, इट शुड बी लेस देन 140 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। प्री डायबिटिक के लिए क्या होगी, 140 टू 199 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। एंड व्हेन द वैल्यू इज फाउंड टू बी मोर देन 200 milligram per deciliter, the person is said to be diabetic. Clear? So this is about the oral glucose tolerance test. क्या करते हैं इसमें, a person is given orally intake or orally dose of the glucose. Ultimately the blood glucose level will be raised. Now insulin will come into action. Insulin will cause the cellular uptake of the glucose and this will cause the reduced level of blood glucose, है ना, हमें ये पता चलेगा। अगर मैं कोई ग्लूकोज डोज ले रही हूँ, है ना, और मेरा ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ा, बट मेरा ब्लड ग्लूकोज लेवल अब कम ही नहीं हो रहा, तो इसका मतलब क्या है, आवर बॉडी इज नॉट प्रोड्यूसिंग सफिशिएंट ग्लूकोज, है ना। ठीक है जी, एक केस तो ये था। सेकंड केस क्या होगा, अरे मेरा ब्लड ग्लूकोज लेवल तो बिल्कुल धीरे 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 लो आ रहा है ना, 1 आवर के बाद इतना ही लो आया, सपोज मेरा मैंने जो ग्लूकोज डाइट ली, ठीक है, ग्लूकोज जो डोज थी उसके बाद मेरा गया 250 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, बट मैंने 1 आवर के बाद चेक कराया, बिकॉज जो ओरल ओजीटीटी होता है इसमें हमारा सिक्वेंशियल क्या होगा, ब्लड ग्लूकोज एस्टिमेशन होगा, है ना। तो मैंने देखा कि आफ्टर 1 आवर, मैं नॉर्मली बता रही हूँ, इट इज नॉट अ बिटर, इट इज नॉट अ फैक्ट, इट इज अ मिथ, है ना। फैक्ट तो मैं आपको बताऊंगी जब हम ओजीटीटी करेंगे। तो मैंने देखा कि जब थोड़े टाइम के बाद मेरा ब्लड ग्लूकोज एस्टिमेशन हुआ, सो इट वाज फाउंड टू बी 220 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, जो कि ज्यादा कम नहीं हुआ, है ना। फिर थोड़े टाइम के बाद मैंने ब्लड ग्लूकोज का एस्टिमेशन करा तो मुझे पता चला कि इट इज 190, मतलब बहुत ही स्लो पेस से ये क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, दैट मीन्स आर इंसुलिन, ये दो ही पॉसिबिलिटी है, whether body is not producing insulin, सेकंड क्या, बॉडी इंसुलिन तो कर रही है प्रोड्यूस, बट इंसुलिन इज नॉट वर्किंग, है ना, इंसुलिन रेसिस्टेंस है। सो बेसिकली हम ओजीटीटी में यही देख रहे हैं, वट एवर बी द एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू रेगुलेट द ब्लड ग्लूकोज लेवल। क्लियर? नाउ द थर्ड क्राइटेरिया इज random blood glucose level, when and it should be 200 milligram per deciliter. When the level of random blood glucose level is found to be more than 200 milligram per deciliter, the person may suffer from the hyperglycemia, the person may suffer from डायबिटीज, और अगर उसको परसिस्टेंट हाइपरग्लाइसीमिया फॉर श्योर उसको डायबिटीज मेलाइटिस होगा। क्लियर? ओके जी। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट गाइस, आप इसको स्टार मार्क कर लीजिए, कोई भी एग्जाम हो, वेदर इट इज यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन, नोट एग्जामिनेशन, कोई भी सीएचओ का भी एग्जाम होगा, बहुत पूछा जाता है कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटीज मेलाइटिस। मैम कैन यू प्लीज एक्सप्लेन अगेन। गाइस ये आप बिल्कुल टेंशन ना लीजिए, देखिए मैं अभी आपको दिखाती हूँ, तब आप टेंशन फ्री हो जाओगे। ओके ओजीटीटी, ठीक है जी। ओजीटीटी में क्या होता है, अ पर्सन इज गिवन ओरली अ डोज ऑफ ग्लूकोज एंड आफ्टर अ डेफिनेट इंटरवल ऑफ टाइम द ग्लूकोज लेवल ऑफ दैट पर्सन इज मेजर्ड, है ना। और उन ग्लूकोज लेवल से हमें क्या पता चलेगा, क्या पता चलेगा, it will show how our body is regulating at which pace the increased blood glucose level. So हमें ये पता चलेगा ओजीटीटी से। ओके मैम, इंग्लिश में, ओके यू वांट इंग्लिश, ओके। ओजीटीटी, that is oral glucose tolerance test. It is a test which is used
which is used to diagnose the body's ability or used to find the body's ability to regulate or compensate the increased blood glucose level. In case of OGTT, a person is given orally, a person is given orally glucose dose, glucose dose. Clear? After a definite interval of time, the blood glucose level will be measured, and it will give an idea how our body is working to compensate the increased blood glucose level. So this is about the OGTT, that is oral blood glucose level. Okay, now we will discuss about the complications of diabetes mellitus, कि diabetes mellitus से क्या complication आएंगे हमारी बॉडी में. Broadly जो होगा ना हमारा diabetes mellitus, the complications are divided into two classes, that is acute complication and the chronic complication. The acute complications include diabetic ketoacidosis, diabetic ketoacidosis, diabetic ketoacidosis, and the other is non-ketotic hyperglycemia, hyperglycemic hyperosmolar state. Clear? Chronic complication, they can be divided into vascular or the non-vascular. So basically आप इनको divide करते हैं, may be divided into vascular or the non-vascular. The vascular may be divided into microvascular and the macrovascular. And the non-vascular, अभी मैं इसको explain करती हूँ, हम दूसरा पेन यूज करते हैं. द माइक्रोवेस्कुलर और जो होगा हमारा मैक्रोवेस्कुलर, ये क्या होगा हमारा डायबिटिक जो होंगी हमारी कॉम्प्लिकेशंस होंगी. अब बात करते हैं, नहीं एक मिनट रुकिए, आप इसको डायरेक्ट लिखिए, माइक्रो एंड द मैक्रो, माइक्रोवेस्कुलर एंड द मैक्रोवेस्कुलर, डायरेक्ट लीजिए, चीजों को ना सिंप्लीफाई करते हैं. ठीक है. अब अब बात कर रहे थे हम अपना एक्यूट कॉम्प्लिकेशन की. सबसे पहले हम बात करते हैं अपना एक्यूट कॉम्प्लिकेशन की, है ना. अब एक्यूट कॉम्प्लिकेशन में दो चीजें आएंगी. सबसे पहला आएगा हमारा डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, DKA. मैं इसको शॉर्ट में लिख रही हूँ, DKA, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, DKA, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस. डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, इट इज अ ट्रायड. क्या होगा, ये भी हमारे ट्रायड होगा. दैट मीन्स डायबिटीज, कीटोसिस एंड द एसिडोसिस. एंड ये क्या होगा, दिस इज टर्म्ड एज DKA, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस. When a person is suffering from hyperglycemia, है ना, diabetes is about the hyperglycemia. Ketosis means increased concentration of ketone bodies in the blood. That means presence of ketone bodies in the blood. Ketosis means ketone bodies in the blood. Ketone bodies in the blood. Now, acidosis means the reduction in the blood pH. Reduce in the pH of blood. Reduce in the pH of the blood. Clear? So this condition, जब हमारा when a person is suffering from hyperglycemia along with ketosis and acidosis, it is a complication of diabetes mellitus, and particularly it is seen in the type 1 diabetes mellitus. Although type 2 diabetes mellitus में भी देखी जाती है, but majorly हमारा it is associated with type 1 diabetes mellitus. Type 1 diabetes mellitus. Now, अब देखिए डायबिटीज में क्या होगा, हाइपरग्लाइसीमिया होगा. अब हाइपरग्लाइसीमिया हो रहा है, इसका मतलब क्या है, क्या है इसका मतलब, ग्लूकोज का लेवल बढ़ा हुआ है. दूसरा, कीटोसिस, उसकी उसके जो ब्लड में है कीटोन बॉडीज की प्रेजेंस है. अब मुझे ये बताइए कीटोन बॉडीज कहाँ से आ जाएंगे उसके ब्लड में, है ना. क्योंकि देखिए रीजन क्या है, द रीजन इज बीइंग इन केस ऑफ हाइपरग्लाइसीमिया उसकी बॉडी में क्या है, ग्लूकोज बहुत है, बट इट इज नॉट प्रोवाइडिंग एनी एनर्जी. सो देयर विल बी अनदर और देयर विल बी अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी. क्या करेगा वो, एक अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी होगा, और वो क्या होगा, हमारा फैट होगा, फैट्स. नाउ फैट क्या बोलेगा, भाई साहब ग्लूकोज से तो एनर्जी नहीं मिल रही, अब मैं कहता मैं अब आपको एनर्जी प्रोवाइड करता हूँ. सो एक्सेसिव ब्रेकडाउन होगा हमारी बॉडी में. सो फैट ब्रेकडाउन से क्या बनेगा हमारी बॉडी में, कीटोन बॉडीज बनेंगी, कीटोन बॉडीज बनेंगी. और कीटोन बॉडीज दे हैव एसिडिक नेचर.
they have acidic nature. They have acidic nature. So ketone bodies की presence is termed as ketosis, and acidic nature है तो उससे क्या होगा, हमारा ब्लड का पीएच क्या होगा, डिक्रीज होगा, एंड दिस कंडीशन विल नोन एज acidosis. So this is a complication of type 1 diabetes mellitus and it is known as DKA, that is diabetic ketoacidosis. Clear? Now coming on to the next, that is non-ketotic hyperosmolar hyperglycemic state, है ना. अब बात करते हैं अपना दूसरी, नॉन कीटोटिक हाइपरग्लाइसेमिक हाइपर ओस्मोलर स्टेट. हाइपर ओस्मोलर स्टेट, इसमें क्या होगा, इट इज मेजरली सीन इन टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस. टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस. अब देखिए, नाम पढ़िए, नॉन कीटोटिक, दैट मीन्स देयर विल बी नो फॉर्मेशन ऑफ कीटोन बॉडीज, है ना. फॉर्मेशन नहीं होगी, अगर होगी भी तो बहुत मिनिमल होगी, बहुत ज्यादा मिनिमल. सो विदाउट कीटोन बॉडीज हाइपरग्लाइसेमिक की कंडीशन होगी, है ना. क्या होगा यहाँ पे, हाइपरग्लाइसीमिया मतलब इंक्रीज्ड लेवल ऑफ ब्लड ग्लूकोज. और ब्लड ग्लूकोज का लेवल ज्यादा ज्यादा होने से क्या होगा, इट विल इंक्रीज द ऑस्मोलैरिटी ऑफ द ब्लड. सो उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ कीटोन बॉडीज, but due to the presence of high glucose in the blood, it is causing the high osmolarity of the blood, and this will be known as non-ketotic hyperglycemic hyperosmolar state. अब बात करते हैं अपना क्रॉनिक कॉम्प्लिकेशंस की. क्रॉनिक कॉम्प्लिकेशंस में हमने बात की मैक्रोवेस्कुलर और माइक्रोवेस्कुलर. सबसे पहले डिस्कस करेंगे हम माइक्रोवेस्कुलर. माइक्रोवेस्कुलर मींस थिन वेसल्स पे जो भी हमारी कॉम्प्लिकेशंस आएंगी, दे विल बी नोन एज क्रॉनिक कॉम्प्लिकेशंस. और वो भी कौन सी होंगी, माइक्रोवेस्कुलर. मैम एसिडिक नेचर नहीं होगा मतलब कौन, मैम नॉन कीटो एक्सप्लेन. देखिए, नॉन कीटोटिक हाइपरग्लाइसेमिक हाइपरओस्मोलर स्टेट का मतलब क्या होगा, हाइपरग्लाइसेमिक condition of increased blood glucose level, and this increased blood glucose level will cause the high osmolarity of the blood, है ना. बट यहाँ पे क्या होगा इस कंडीशन में, there will be no formation of ketone bodies. If there is a formation of ketone bodies, then the ketone bodies will be found in very minute amount or negligible amount. Clear? So this condition will be known as non-ketotic hyperglycemic hyperosmolar state, and it is majorly associated with type 2 diabetes mellitus. And one thing should be clear, diabetic ketoacidosis, it is associated mainly with type 1 diabetes mellitus. Clear? एक छोटा सा ब्रेक लें, उसके बाद अराउंड 10 मिनट्स का. ठीक है ठीक है, ओके. ठीक है, वी विल मीट एट शार्प 12:10. ठीक है, अब हो गया हमारा ब्रेक. सो एंजॉय योर ब्रेक एंड लेट मी एंजॉय माय ब्रेक ऑल्सो. ठीक है, तो अब जल्दी से, एंड हु स्टूडेंट जिनका ब्रेक जल्दी फिनिश हो जाए, सपोज कोई 5 मिनट में ब्रेक फिनिश करे, सो रिक्वेस्ट है आप पूरा रिवाइज कीजिए. मैम टॉपिक खत्म कर दीजिए, टॉपिक बेटा कभी खत्म नहीं होगा, बिकॉज हमें क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री भी करनी है कि कौन सी, बिकॉज ये हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो चलिए 12:10 पर मिलते हैं, फिर हम स्टार्ट करेंगे अपना क्रॉनिक कॉम्प्लिकेशंस को. ओके, वेलकम बैक स्टूडेंट्स. एनी स्टूडेंट हु इज देयर इन द क्लास? ओके, वेरी गुड आफ्टरनून. ठीक है जी, जल्दी से अपना टॉपिक फिनिश करते हैं. अब हम बात कर रहे थे क्रॉनिक कॉम्प्लिकेशंस की. एक्यूट कॉम्प्लिकेशन में हमने दो चीजों को पढ़ा, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस एंड डायबिटिक नॉन कीटोटिक हाइपरग्लाइसेमिक हाइपरओस्मोलर स्टेट. नाउ it is a time for chronic complication. Chronic complications are divided into two categories, that is microvascular and the macrovascular. Micro and the macro. Microvascular includes diabetic neuropathy, neuro.
डायबिटिक नेफ्रोपैथी एंड डायबिटिक रेटिनोपैथी, एंड डायबिटिक रेटिनोपैथी। क्लियर। अब बात करते हैं हम अपना डायबिटिक नेफ्रोपैथी की। जब हम हाइपरग्लाइसीमिया होगा, when the state is when the state of hyperglycemia exists in our body, so the increased level of glucose, it will interfere with the vascular system, like the vessels which are present in the kidney, है ना, नेफ्रॉन्स में भी तो प्रेजेंट होंगे। सो उनको जब वो डिस्टर्ब करेगा, उनको जब वो डैमेज करेगा, सो जो कॉम्प्लिकेशंस आएंगी दे विल बी नोन एज डायबिटिक नेफ्रोपैथी, एज द नेम इज सजेस्टिंग। नेफ्रो nephrons, the functional or structural unit of the kidney, when they will be damaged by the excessive glucose, the complication will be known as diabetic nephropathy. Clear? And what will be the symptoms? Normally, अब जब उसने क्या किया, क्या किया, एक्सेसिव ग्लूकोज ने हमारा क्या किया, नेफ्रॉन्स को डैमेज किया। सो जब नेफ्रॉन को डैमेज किया, सो उनकी जो किडनी की एबिलिटी है टू फिल्टर दी ब्लड, इट विल बी compromised. सो जिसकी वजह से क्या होगा, there will be proteinuria, that means urinary secretion of protein and particularly albumin. क्लियर। सेकंड क्या होगा, लेग स्वेलिंग होगी, लेग क्रैम्प्स होगी, हाई बीपी होगा। हाई बीपी क्यों होगा, रिटेंशन ऑफ फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट्स इनसाइड द बॉडी, ये क्या करेगा, इट विल कोज द हाई बीपी। सो दिस इज द फर्स्ट chronic complication under the microvascular, है ना। सो दिस इज अबाउट द डायबिटिक नेफ्रोपैथी। नाउ अब डिस्कस करते हैं, मैम रिपीट कीजिए एल्बुमिन वाला पॉइंट। अब जब क्या होगा, जो हमारे वेसल्स थे, ग्लोमेरुलस था, इट विल बी डैमेज्ड बाय द एक्सेसिव ग्लूकोज। यस, आई एम एक्सप्लेनिंग इन इंग्लिश। Now the excessive glucose, it will disturb or damage the vessels or the nephrons which are present in the kidney. So due to the damage, the filtering capability of the kidney will be compromised, and due to this, there will be increased secretion of the protein. That means proteinuria, urinary excretion of protein, and particularly albumin. It is the most abundant protein which is excreted along with the urine. Second, leg swelling होगा। थर्ड, लेग क्रैम्प्स एंड द हाई बीपी। हाई बीपी क्यों होगा, ड्यू डैमेज क्यों होंगे, ये हाई लेवल, यस, जो हमारा एक्सेसिव ग्लूकोज है, इट विल डिसरप्ट दी ब्लड वेसल्स, ये इसका फैक्ट है। Now the next is the diabetic neuropathy. Neuro stands for the nerves. When the excessive glucose damages the nerves which are present in the various organs, like present in the legs, present in the feet, present in the hands. So the excessive glucose, it will damage the nerves, और जब nerves damage होंगी तो क्या होगा, nerves ही तो हमारी मूवमेंट को कंट्रोल कर रही हैं, मस्कुलर मूवमेंट को कंट्रोल कर रही हैं। So after the nerve damage, there will be numbness feeling in our क्या बोलते हैं उसको, इन आवर लिम्स, लाइक अपर लिम्स एंड दी लोअर लिम्स। क्लियर। सो बेसिकली diabetic neuropathy, it is the most prevalent complication which is seen in the diabetic patient. Around 50% of the diabetic patient, they are suffering from diabetic neuropathy. आपने भी देखा होगा, जो लोग जिनको डायबिटीज होती है, नॉर्मली उनके जो लेग्स वगैरह होती हैं, उनके जो फीट होते हैं, ये एक ना कल्चर सा हो गया है कि उनमें ना जो उनके पैर होते हैं वो स्वेल पे ही रहते हैं, है ना। ऐसा लगता है कि जैसे कि एडीमा हो गया हो, है ना, बट वो एडीमा नहीं है, इट इज ड्यू टू द डायबिटिक न्यूरोपैथी। यस, बाद में कट कर देते हैं। डायबिटिक न्यूरोपैथी होगा, उसको हम क्या बोलते हैं, डायबिटिक न्यूरोपैथी, बिकॉज जो हमारा फ्री ग्लूकोज है ना, नाउ it is damaging the nerves, and after the damage of the nerves which are present in the legs and the feet, there will be feeling of numbness in the feet, legs and the hand, है ना। And it is the most prevalent complication of the diabetes mellitus, which is seen more than 50% of the diabetic person. So this is about the diabetic neuropathy. Now the third complication, which is the diabetic retinopathy, or diabetic retinopathy। रेटिना कहाँ पे प्रेजेंट होता है गाइस, टेल मी वेयर द रेटिना इज प्रेजेंट, इन विच ऑर्गन रेटिना इज प्रेजेंट। यस, आई में प्रेजेंट होगा। एंड रेटिना इज द सरफेस ऑन विच द इमेज इज ऑब्टेन, है ना। किसी भी जो भी ऑब्जेक्ट हमारी आई देखती है ना, उसका जो इमेज होगा, इट विल बी फॉर्म्ड ऑन द रेटिना। सो अगर हमारा जो ब्लड ग्लूकोज है, द एक्सेसिव ब्लड ग्लूकोज, whenever it damages the blood vessels which are present in the retina, means there will be damage to the retina itself, है ना। अगर रेटिना में ब्लड वेसल्स को डैमेज हो रहा है, इसका मतलब क्या है, रेटिना को ही डैमेज हो रहा है। एंड whenever there is a damage to the retina,
there may be a chances of or more probability of the blindness or vision problems, है ना. So this is a complication of the diabetes. So it damage to the blood vessel in the eye and particularly retina, and that's why it is termed as diabetic retinopathy. So मेनली अगर ये रेटिना को अफेक्ट कर रहा है, सो बेसिकली हमें विजन प्रॉब्लम्स आएंगे ना, अल्टीमेटली ब्लाइंडनेस भी हो सकता है, अल्टीमेटली ब्लाइंडनेस भी हो सकता है. नाउ एक कॉम्प्लिकेशन आती है विच इज अपार्ट फ्रॉम द क्रॉनिक कॉम्प्लिकेशन, इट इज द कैटरेक्ट. Student who knows what is cataract, this is the additional information because you have to know about the cataract. What is cataract? And please don't say मोतियाबिंद, ये कोई नहीं बोलेगा. बिकॉज आपसे कुछ इंग्लिश में पूछा जाता है तो यू आंसर इन हिंदी, एंड अक्सर आपसे हिंदी में कुछ पूछा जाता है तो यू आंसर इन इंग्लिश, बिकॉज इट इज नॉट अ गेम ऑफ ट्रांसलेशन. Yes, it is the cloudiness, it is the opacity of lens. Neha is saying it is the cause of blindness. Yes, you are right, but I'm not asking the effects of the cataract. I'm asking about the cataract, and it is the opacity of lens or clouding of lens. And this clouding of lens or the opacity of lens is caused by which molecule? Which? Because this is the biochemistry class, so you know the biochemical aspect. है ना. पता होना चाहिए. नोट सेट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है. इवन आई डोंट थिंक सो इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर नोट सेट you will not give or you won't get the CHO examination, ESIC examination. I think a student who is preparing for NORCET, he or she will go definitely for another exams like ESIC, SSB, RRB, जो भी आपके जितने भी एग्जाम्स हैं बिल्कुल दोगे ना, वहां पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. मोस्ट कॉमन कोज ऑफ यस नो नो नो. देखिए, जो हमारा एक्सेसिव ग्लूकोज होगा ना, डायबिटीज में एक्सेसिव ग्लूकोज ही होगा, है ना. द ग्लूकोज ये क्या होगा, ये हमारा चेंज हो जाएगा सॉर्बिटोल में. पर्टिकुलरली नॉट ग्लूकोज बोल सकते हैं, अभी बोलते कार्बोहाइड्रेट्स. सो मेनली जो कार्बोहाइड्रेट्स है ना, दे विल चेंज टू दी सोर्बिटोल, जो कि हमारा एक कार्बोहाइड्रेट का कंपाउंड होता है. एंड दिस सोर्बिटोल इट विल स्टार्ट टू एक्यूमुलेट इन द आई, and this is responsible for the opacity or cloudiness of the eye which is known as the cataract. बस इतना सा रीजन था, इतना सा रीजन था, ये आपको पता होना चाहिए. ठीक है. इट इज द sorbitol which is responsible for the cataract, and this sorbitol it is formed by the carbohydrates. ये हमारा भी किस में देखा जाता है, ये भी हमारा डायबिटीज में देखा जाता है. आप कभी भी देखना, द पर्सन हु इज हैविंग डायबिटीज दे हैव मोर चांसेस ऑफ डेवलपिंग कैटारेक्ट. अब सबसे द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ द सेशन इज द एमसीक्यू. अब हम करेंगे एमसीक्यूज. गाइस, आई थिंक एमसीक्यूज कुछ रिपीट होंगे, सो जल्दी से आंसर कीजिए और जल्दी से एक्सप्लेनेशन भी बताइए मुझे. एंड दिस इज द क्वेश्चन. यस जय किशन, इट इज द क्वेश्चन विच इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ द सेशन. क्यों होगा हाइपोग्लाइसीमिया? Yes, every student is answering right. It is the hypoglycemia which is not associated with type 2 diabetes mellitus. But exceptions हमेशा होते हैं. राइट आंसर होगा हमेशा ऑप्शन सी. बिल्कुल सही, सभी स्टूडेंट्स बिल्कुल सही. बट मैंने जब हाइपोग्लाइसीमिया में आपको बताया कि जब when a person is on therapy of hypoglycemic agent, उस केस में उसको हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है, उस केस में. बट बिफोर द थेरेपी उसको हाइपोग्लाइसीमिया नहीं होगा, बिकॉज डायबिटीज इज ऑल अबाउट द हाइपरग्लाइसीमिया. सो राइट आंसर इज द हाइपोग्लाइसीमिया. क्लियर. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज, आई थिंक इट इज ऑल्सो रिपीटेड क्वेश्चन, सो जल्दी से इसको सॉल्व कीजिए. अयान इज रिसीविंग रेड हार्ट्स, थंब, अ बैग, एंड एक छोटा सा कीड़ा, ब्लू कलर का कीड़ा. ओके, एवरीवन इज आंसरिंग ऑप्शन बी, एंड ये मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था अंडर द कार्बोहाइड्रेट सेक्शन, है ना. इसका आंसर बी होगा, एंड आई डोंट थिंक कि अब मुझे इसको वापस से एक्सप्लेन करना होगा, है ना. क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला गया, बच्चे को क्या है, डायबिटीज है ना. बच्चे को ब्रोकली पसंद नहीं है, बच्चा क्या चाहता है, कुछ और चाहता है ना. वो चाहता है कि उसको कौन मिले. तो अब कौन तो उसको सर्व नहीं हो सकता, बिकॉज उसको डायबिटीज है ना. एंड ही शुड रिड्यूस द इंटेक ऑफ कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट. सो उस केस में क्या होगा,
उसको कौन सर्व नहीं होगा। अगर वो क्या कर रहा है, कौन लेगा भी तो क्या होगा, ये तो सिर्फ ब्रेड ब्रेड एक्सचेंज होगा। आपने व्हाइट ब्रेड की जगह आपने ब्राउन ब्रेड ले लिया, और है दोनों कार्बोहाइड्रेट की सोर्सेज। क्लियर। थर्ड क्वेश्चन वी हैव इज द नॉर्मल फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल इज। आई थिंक ये आंसर सभी बिल्कुल, ये क्वेश्चन बिल्कुल सभी स्टूडेंट बिल्कुल सही आंसर करेंगे। यस, कितनी फास्टली आप लोग रिप्लाई कर, ऐसा लग रहा है जैसे आप फोन को हाथ में ही लेके बैठे थे। बिल्कुल। और राइट आंसर इज द ऑप्शन बी, अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूएचओ और एडीए क्राइटेरिया, दोनों ही ये बोलते हैं हमारे 70 to 100 मिलीग्राम पर डेसिलीटर इट इज द नॉर्मल लेवल ऑफ प्लाज्मा ग्लूकोज, एंड इट इज द फास्टिंग लेवल। फास्टिंग लेवल छपना ही चाहिए आपके दिमाग, और तब तक छपना चाहिए जब तक आपका एग्जाम नहीं होता। ठीक है, आई एम नॉट सेइंग कि अगर आपका एग्जाम एक्स डेट को है सो यू हैव टू रिमेम्बर दिस कंसेप्ट फॉर वाई डेट, नहीं, भूल जाइए एग्जाम के बाद, बट एग्जाम तक। थर्ड क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड कलेक्शन ट्यूब इज यूज्ड फॉर ब्लड शुगर एस्टिमेशन। जल्दी से बताइए, ये भी मुझे लग रहा है ये शायद आपने पढ़ा होगा, है ना। यस, इट इज द ए, ग्रेट ऑफ वैक्यूटेनर। ग्रेट ऑफ वैक्यूटेनर, है ना। अब हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ वैक्यूटेनर्स की, जिनको हम अलग अलग सैंपल्स के लिए यूज करते हैं। एंड सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट गाइस, ट्रस्ट मी, बहुत, एक क्वेश्चन तो पक्का मिलेगा, बिल्कुल बिल्कुल 100 एंड श्योर मिलेगा आपको, डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली बिल्कुल मिलेगा। आईबीक्यू भी हो सकता है, ठीक है। और जो हमारे दूसरे एग्जाम्स है, स्टेट लेवल एग्जाम है लाइक सीएचओ है, इनमें भी पूछा जा सकता है बिल्कुल। ईएसआईसी में श्योर बहुत चांसेस है ईएसआईसी में पूछे जाने के। अब देखो, सबसे पहले आता है हमारा रेड टॉप ट्यूब, है ना, राइट टॉप ट्यूब। निकिता इज सेइंग मैम मैक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशन, अब गुड क्वेश्चन। मैक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशन में क्या होगा हमारा, लाइक एंजिना पेक्टोरिस, हार्ट अटैक आ जाएगा, ठीक है, ब्रेन स्ट्रोक होगा, ये कॉम्प्लिकेशंस देखी जाएंगी हमारी क्रॉनिक, सॉरी, मैक्रो कॉम्प्लिकेशंस में। हम्म। अब बात करते हैं अब अपना रेड टॉप। रेड टॉप को हम प्लेन वाइल बोलते हैं बिकॉज इसमें हमारा कोई भी एडिटिव नहीं होता, कोई भी एडिटिव नहीं होता। सो इसमें क्या होगा, जब भी हम ब्लड को द व्हेन द ब्लड इज लेफ्ट फॉर द कोएगुलेशन एंड आफ्टर द कोएगुलेशन द ब्लड सेल्स, ये जो हमारी ब्लड सेल्स होंगे, सपोज दिस इज द बाइल, ब्लड सेल विल सेट टू द बॉटम, एंड ऊपर क्या होगा हमारा प्लाज्मा, ये मैं आपको प्लाज्मा बना देती हूँ इधर, ये क्या होगा हमारा प्लाज्मा होगा। सो अल्टीमेटली बाय द कोएगुलेशन द ब्लड सेल्स विल सेटल टू दी बॉटम, और ये जो हमारा ऊपर क्या बचा हमारा, क्या बचा जी हमारा सीरम बचा, इसको हम यूज करेंगे फॉर द एस्टिमेशन ऑफ वेरियस बायोकेमिकल पैरामीटर्स, and this while it is used for the estimation of various biochemical and immunological analysis like LFT, KFT and lipid profile, ये सभी हम किस पे करेंगे, रेड टॉप पे करेंगे। The next is the gold tube, gold top tube. This top tube it is also known as सीरम जेल सेपरेटर, सीरम जेल सेपरेटर, बिकॉज इसमें क्या होगा ऑटोमेटिकली हमारा जो ब्लड है इट विल बी सेपरेटेड फ्रॉम दी सीरम, क्योंकि इसमें क्या होगा कुछ सिलिका के पार्टिकल होंगे जो कि बीच में सेटल हो जाएंगे, एक बाउंड्री बना देंगे, है ना। क्यों, देखिए जहां हमने, अगर हम इस वाइल की बात करें, रेड टॉप की वाइल बात करते हैं, नीचे हमारा ब्लड सेल्स हैं, है ना, ऊपर हमारा क्या है, प्लाज्मा है। सो जब भी हम पिपटिंग करते हैं, सो कभी कभी बाय मिस्टेक, हम कितना ही केयरफुली कर ले बट समटाइम मिस्टेक विल हैपन, तो गलती से क्या होगा, थोड़े बहुत सेल हमारे पिपेट में आ जाते हैं, तो उसको अवॉइड करने के लिए हमारे पास क्या है, गोल्ड टॉप ट्यूब है। इसमें क्या होगा, जैसे सपोज ये है हमारी गोल्ड टॉप ट्यूब, इसमें नीचे हमारी सेल्स हैं, इस ट्यूब में क्या होता है, प्री एग्जिस्टेंट सिलिका पार्टिकल होते हैं, जो कि हमारे बीच में एक, जो कि हमारा बीच में एक बैरियर बना देंगे अपने आप ही, बेस्ड ऑन द डेंसिटी, ठीक है, ऊपर हमारा अपने आप ही प्लाज्मा सेपरेट हो जाएगा। सो जब भी हम पिपटिंग करेंगे तो हमारे पास चांस ही नहीं है कि जो हमारे जो ये ब्लड सेल्स हैं ये हमारे सैंपल में आ जाएं, है ना। सो ये इसका एडवांटेज होता है गोल्ड ऑफ ट्यूब का, कि इसमें बहुत मतलब एरर के चांसेस नहीं होते, सभी बायोकेमिकल टेस्ट हम इस पे परफॉर्म कर सकते हैं जो भी हमारे सीरम पर होंगे। मैम ये टॉपिक हो गया, कोई बात नहीं बेटा, जल्दी से रिवाइज कर लेते, हो गया है तो इट इज वेल एंड गुड। अब आता है हमारा लाइट ग्रीन ट्यूब, एंड बेसिकली ग्रीन ट्यूब इट इज ऑल्सो नोन एज हेपारिन, विच इज अ एंटीकोएगुलेंट, विच इज एन एंटीकोएगुलेंट। हेपारिन इज एन एंटीकोएगुलेंट, सो इसमें हमारा कौन सा एंटीकोएगुलेंट हुआ, इसमें हमारा हुआ heparin anticoagulant, and it is majorly used for HLA typing, chromosome testing, ammonia level estimation, इनके लिए हम इसको यूज करते हैं, है ना। guys you have to know what is the additive which is present in that particular vial and that particular vial is used for which purpose। आपको बस दो ही चीजें लर्न करनी, इसलिए यहाँ पे मैंने सिर्फ दो ही चीजें रखी हैं,
थर्ड, सॉरी, नेक्स्ट आता है आपका पर्पल और दी लेवेंडर। इसमें क्या होगा हमारा, ईडीटीए होगा, इथीडियम डाइब्रोमाइड टेट्रा एसिटिक एसिड। क्लियर। इट इज अ टाइप ऑफ एंटीकोएगुलेंट, ये भी हमारा क्या है, एंटीकोएगुलेंट है, एंटीकोएगुलेंट है। ठीक है। सभी हेमाटोलॉजिकल टेस्ट हम इस परफॉर्म कर सकते हैं। जो हमारे जैसे लाइक सीबीसी है, इसमें परफॉर्म किया जा सकता है। नॉर्मली देखिए, ये भी हमारा एंटीकोएगुलेंट है, ये भी हमारा एंटीकोएगुलेंट है, बट जो हिपैरिन एंटीकोएगुलेंट होता है ना, ये थोड़ा सा हमारा कॉस्टली होता है लैब में। सो जनरली हमारा जो पर्पल है ना, इट इज मोस्ट प्रेफर्ड देन दी हिपैरिन। सो जो सेलेक्टिवली टेस्ट होंगे, जैसे कि एचएलए टाइपिंग है, क्रोमोसोम टेस्टिंग है, अमोनिया है, इनका ही हम लाइट ग्रीन पे ही करते हैं। अब बात करते हैं हम अपना पिंक टॉप ट्यूब की। पिंक टॉप ट्यूब में भी हमारा एडीटीए होगा, इसमें भी हमारा एडीटीए होगा, इथीडियम डाइब्रोमाइड टेट्राएसिटिक एसिड, एंड इट इज यूज्ड फॉर द ब्लड टाइपिंग, क्रॉस मैचिंग एंड इट इज प्रेफर्ड फॉर ब्लड बैंक टेस्ट। द नेक्स्ट वैक्यूटेनर, इट इज द ग्रे वैक्यूटेनर, ग्रे वैक्यूटेनर। इसमें क्या होगा, हमारा सोडियम फ्लोराइड होता है। दिस सोडियम, ये जो हमारा फ्लोराइड है, मैम हिमेटोलॉजिकली फर्स्ट बायोकेमिस्ट्री एंड माइक्रोबायोलॉजी टेस्ट में डिफरेंस क्या होता है, हिमेटोलॉजिकल टेस्ट, बायोकेमिस्ट्री टेस्ट। ओके ओके, देखिए, हिमेटोलॉजिकल टेस्ट, आप कभी भी हॉस्पिटल में विजिट करेंगे ना, तो आप देखेंगे कि देर आर डिफरेंट लेबोरेटरीज लाइक बायोकेमिस्ट्री लैब, जिसमें हमारे सभी बायोकेमिकल पैरामीटर्स होते हैं, है ना, जैसे कि एलएफटी है, केएफटी है, टीएफटी है, वेरियस लेवल ऑफ हॉर्मोन्स का एस्टिमेशन है, अलाइजा है, ठीक है, क्रोमेटोग्राफी है, एचपीएलसी है, दीज आर द टेस्ट विच कम अंडर द बायोकेमिकल लेबोरेटरी। क्लियर। सो इन टेस्ट को हम क्या बोलेंगे, बायोकेमिकल टेस्ट, है ना। हॉस्पिटल में पक्का गए होंगे, एंड फॉर श्योर अब तो हॉस्पिटल में कंपार्टमेंट्स बना दिए हैं लेबोरेटरीज में, जिनमें हमारे बायोकेमिस्ट्री लैब होगी, माइक्रोबायोलॉजी लैब होगी। ठीक है, तो ये सब लैब अलग अलग होती हैं। बात करते हैं हिमेटोलॉजिकल की। हिमेटोलॉजिकल मतलब जो ब्लड की स्टडी करेंगे कि ब्लड की कंपोजिशन कितनी अल्टर हुई है, लाइक सीबीसी, कंप्लीट ब्लड काउंट, ये कितना अल्टर हुआ है, ईएसआर, एराइथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, इनका जो सैंपल होगा, इट विल नॉट रन इन द बायोकेमिस्ट्री लैब, है ना, क्योंकि बायोकेमिस्ट्री लैब में तो हम बायोकेमिकल पैरामीटर्स देख रहे हैं, हेमाटोलॉजिकल में हम ब्लड की स्टडी देख रहे हैं। ऑल्दो द बायोकेमिकल पैरामीटर्स, ये भी तो हम सीरम पे ही लगा रहे हैं, विच इज अ पार्ट ऑफ ब्लड, बट नॉर्मली वो जो होगा ना, वो उसकी कंसिडरेशन नहीं होता। माइक्रोबायोलॉजी में हम माइक्रोबायोलॉजी के सैंपल्स देखेंगे, लाइक कोई भी वायरस, किसी को वायरस को आइडेंटिफाई करना है, किसी बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करना है, किसी फंगस को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है, जिसको भी आइडेंटिफाई करना है ना, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, सो बेसिकली दे विल कम अंडर द माइक्रोबायोलॉजी लैब, है ना। लाइक एचआईवी का जो टेस्ट है, टाइफॉइड टेस्ट है, विडाल टेस्ट जो होता है हमारा, डेंगू टेस्ट है, तो ये सभी टेस्ट हमारे किस में जाएंगे, माइक्रोबायोलॉजी में जाएंगे। अब इट कंफ्यूज मोस्ट ऑफ द टाइम, एंड आई होप कि फ्रॉम नेक्स्ट टाइम इट विल नॉट कंफ्यूज यू। अब हम बात कर रहे थे ग्रे, ग्रे वैक्यूटेनर में हमारा क्या होगा, ग्रे वैक्यूटेनर में होगा जी हमारा सोडियम फ्लोराइड। दिस फ्लोराइड, इट इज एन इनहिबिटर ऑफ इनोलेज एंजाइम विच इज अ ग्लाइकोलिटिक एंजाइम, जिससे कि हमारा जो ग्लाइकोलिसिस है वो प्रिवेंट होता है, ग्लाइकोलिसिस नहीं होता। अब बताइए, ये इसमें हमारा एंटीकोएगुलेंट कौन सा होगा, ये क्लास आपकी पहले हो चुकी है। ये तो हमारा क्या है, इट इज एन इनहिबिटर ऑफ द ग्लाइकोलिसिस, इससे ग्लाइकोलिसिस नहीं होगी, बट ब्लड तो कोएगुलेट हो जाएगा ना। तो ब्लड को कोएगुलेशन से प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पे कौन सा एडिटिव यूज होता है, ये बहुत कम स्टूडेंट्स को पता होगा। सबने रटा होगा ग्रे ट्यूब इज द फ्लोराइड ट्यूब, बट एंटीकोएगुलेंट क्या होगा इसमें, कोई भी आंसर, एनी स्टूडेंट हु नो द नेम, इट इज द हेपारिन, नो इट इज नॉट द हेपारिन। मैम संगीता वांट्स इंग्लिश, ओके ओके इंग्लिश। Okay. Here the anticoagulant is the potassium oxalate. Potassium oxalate. Potassium oxalate. Potassium oxalate plus sodium fluoride. These two, they are present in the grate of Vecutainer, and it is used for the glucose estimation. Now the yellow top color comes. It contains citrate. It contains citrate. So basically, it is also known as ACD, acid citrate dextrose tube. Clear? And it is used specifically for the study of the DNA tissue culture. So this is all about the different vacutainers which are used in the laboratories. And you have to remember the additive or the anticoagulant which has been added and for which purpose the vial is used for. वो आपको learn करना है. Now
The time is for regulation of blood glucose level. How the blood glucose level is maintained? How the blood glucose level is maintained? Regulation of blood glucose level. Now, if we see the regulation of blood glucose level, I hope you will answer better. That the name of the two hormones which are responsible for the blood glucose level, it is insulin and the glucose. It is insulin and the glucose. So basically, insulin and the glucose. Insulin and the glucose. Insulin and the glucose. The pancreas secretes these two hormones. Insulin secreted by alpha cells, and glucose is secreted, glucagon, it is the glucagon. It is the glucagon which is secreted by, by mistake मैंने गलत लिख दिया है यहाँ पे. Pancreas has two type of cell, alpha cell and the beta cell. Pancreatic cells, alpha cells and the beta cells. Alpha cells secrete glucagon while beta cells secrete insulin. Glucagon increases glucose level while insulin decreases glucose level. That's why glucagon, it is known as hyperglycemic hormone, while insulin is known as hypoglycemic hormone. Clear? Up now we will see, or we will talk about the regulation of the blood glucose level. How the blood glucose level is maintained, because our body has to keep the blood glucose level in normal ranges, है ना? So how it will regulate, we will discuss. See, suppose a condition, our body has normal blood glucose level. Normal blood glucose level. Suppose a condition arises in our body where the blood glucose level increases. When the blood glucose level increases, now what will happen? The increased blood glucose level, it will stimulate the pancreatic beta cells to secrete insulin. And this insulin will act on the glucose and it will stimulate the cellular uptake of the glucose. By the cellular uptake of glucose, or after the oxidation of the glucose, glucose level will be lowered. Clear? So after the increased level of glucose and by the action of insulin hormone, the glucose level will be lowered down. Clear? Suppose a condition where the glucose level is lowering and lowering and still lowering. So in this condition, the lowered amount of glucose will stimulate the pancreatic alpha cells to secrete the glucagon. And this glucagon, it will increase the blood glucose level. ठीक है, तो ये क्या करेंगे, दोनों हार्मोन एक दूसरे को क्या करेंगे, एंटागोनिस्ट होंगे. एक कम कर रहा है ग्लूकोज को, एक दूसरे को ज्यादा कर रहा है. ये तो सबको पता है. ठीक है जी. मेन पॉइंट आता है हाउ इंसुलिन reduces the glucose level and how glucagon increases the glucose level. This is the biochemical point of view, है ना? अभी थोड़ी देर पहले भी शायद आई थिंक इट वाज शिवानी हु वाज सेइंग कि मैम इंसुलिन हमारा ऐसे ही कुछ बोल रही थी कि ग्लाइकोजन से ग्लूकोज की फॉर्मेशन करता है. आई होप द क्वेश्चन वाज लाइक दैट. ठीक है, अब उसका आंसर यहाँ से मिलेगा. We have seen that insulin and the glucagon, these two hormones regulate blood glucose level. And how? See, suppose our body has increased blood glucose level. In this condition, insulin will be activated and insulin will lower the blood glucose level. How? The point is how. Now, देखिए, अब क्या होगा, जो हमारा एक्सेस ग्लूकोज है ब्लड में, इंसुलिन क्या करेगा, इट विल डाइवर्ट द ग्लूकोज फॉर डिफरेंट पाथवेज. लाइक फर्स्ट पाथवे क्या होगा, इट विल फोर्स द ग्लूकोज टू अंडरगो ग्लाइकोलिसिस. फर्स्ट तो यही होगा, इट विल फोर्स द ग्लूकोज टू अंडरगो ग्लाइकोलिसिस सो दैट एनर्जी और एटीपी कैन बी प्रोड्यूस्ड. द स्टूडेंट हु हैव एन इशू विद माय इंग्लिश, ठीक है, कि मैम अब हमें हिंदी में भी चाहिए, सो यू हैव टू मैनेज बिकॉज वी शुड हैव एन बैलेंस्ड अप्रोच. There are English students also and there are students who want English also. So we have to balance this approach. Yeah? Because language is a barrier but it should not be a barrier. समझ में आया आप सभी को? Clear. So वापस अपने टॉपिक पे आते हैं. Now the insulin will lower the blood glucose. How?
First, the insulin will, the glucose, sorry, the insulin will force the glucose to undergo glycolysis so that energy can be produced and we can utilize the energy. Second, the excessive glucose which are not undergoing glycolysis, they will be forced to get stored and the excess glucose will be stored in form of glycogen, है ना। सबसे पहले क्या होगा, हमारी बॉडी में जो ग्लूकोज है उसका ऑक्सीडेशन होगा, जो भी फ्री था। दूसरा क्या, वो ग्लूकोज जो क्या करेगा, जिसका हमारा ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा, पहले आप सुनिए, लिखा सब कुछ है, देखिए सब कुछ है स्लाइड पे, आप ध्यान से देखोगे, मैं उसी को एक्सप्लेन कर रही हूँ जो मैं बोल रही हूँ, जो इस पे लिखा है। सो प्लीज, काइंड रिक्वेस्ट फ्रॉम माई साइड, आप प्लीज सुनिए, ट्राई टू लिसन एंड मेक अ हैबिट ऑफ लिसनिंग। सुनने की आदत डालिए। इवन मैं आपको ये बोलती हूँ, ज्यादा सुनिए और कम बोलिए, है ना। बिकॉज कम बोलने वालों की बहुत इज्जत होती है गाइस, बहुत ज्यादा। जो लोग ज्यादा बोलते हैं ना, जो इंसान ज्यादा बोलते हैं, लोग उनकी 10 बातों में से एक बात को भी इंपॉर्टेंस नहीं देते, बिकॉज पीपल विल से इसकी तो आदत है बोलने की, है ना। एंड व्हेन यू स्पीक लेस, पीपल विल गिव यू अटेंशन बिकॉज पीपल नो ही स्पीक्स लेस। सो जब उसने बोला होगा ना, वो कुछ इंपॉर्टेंट ही बोला होगा, है ना। तो एक पर्सनालिटी, जब भी आपने कभी देखा होगा कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट के कुछ कोर्सेज होते हैं, तो उसमें पर्सनालिटी डेवलपमेंट में आपको ये बताया जाता है, यू शुड लिसन मोर एंड स्पीक लेस, दिस इज द पर्सनालिटी। सो अब बात करते हैं अपना इंसुलिन हार्मोन की। अब जो ग्लाइकोलिसिस में नहीं जा रहे, दे विल बी फोर्स टू गेट स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। सो बेसिकली insulin is promoting glycolysis. Insulin is promoting the formation of glycogen, that is glycogenesis, ठीक है। that means glycogen डी ग्लाइकोजन की फॉर्मेशन को प्रमोट कर रहा है। क्लियर, ठीक है जी। किया उसने, अब क्या हो गया, ब्लड ग्लूकोज कम हो गया। अब कम होते 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 बहुत ही कम हो गया, इंसुलिन ने तो बहुत ही कम कर दिया। नाउ द ग्लूकागन विल कम इनटू एक्शन। हाउ, ग्लूकागन विल इंक्रीज द ब्लड ग्लूकोज लेवल। हाउ, फर्स्ट क्या होगा, जो हमारी बॉडी में ग्लूकोज बन रहा है ना, वो तो हमारे डाइट से ही आ रहा है। सो ग्लूकागन क्या करेगा, इट विल स्टिमुलेट द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज बाय ग्लूकोनियोजेनेसिस। दैट मींस फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रिकर्सर्स लाइक वेरियस ग्लूकोजेनिक अमीनो एसिड्स, पाइरुवेट, लैक्टेट। सो इनसे ग्लिसरॉल है, इन सब से क्या बनेगा, हमारी बॉडी में ग्लूकोज बनेगा। सेकेंड, देयर विल बी ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन, जो एक्स्ट्रा हमारी बॉडी में ग्लाइकोजन था, है ना, extra glucose which is stored in form of glycogen. Now this glycogen will start to break, and after the breakdown of glycogen, free glucose will be released or glucose 6 phosphate will be released, which will provide us energy. Third, there will be breakdown of lipids. There will be breakdown of lipids because ultimately lipid breakdown. If you have remember the beta oxidation, so beta oxidation is resulting into the production of acetyl coenzyme A, and acetyl coenzyme A, it is undergoing the beta oxidation, जो कि हमें एनर्जी प्रोवाइड कर रहा था, जो कि हमें एनर्जी प्रोवाइड कर रहा था, है ना। सो बेसिकली जो हमारा इंसुलिन होगा, it will promote the glycogen synthesis and it will promote the glycolysis so that energy can be produced, or glucose can be lowered. While in case of glucagon क्या करेगा, ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन कराएगा ताकि हमारी बॉडी में जो ग्लूकोज की कमी आई है, इट कैन बी कंपनसेटेड। कीटोजेनेसिस कराएगा, कीटोन बॉडीज की फॉर्मेशन कराएगा। कीटोन बॉडीज की फॉर्मेशन क्यों कराएगा कीटोन बॉडीज की फॉर्मेशन, बिकॉज अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी हमारा कीटोन बॉडीज होता है। ग्लाइकोजेनोलिसिस कराएगा, ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन कराएगा। क्यों कराएगा, बिकॉज ग्लाइकोजन के ब्रेकडाउन से ही हमारी बॉडी में क्या होगा, ग्लूकोज प्रोड्यूस होगा। इंक्रीज ग्लूकोनियोजेनेसिस होगा, ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और रिड्यूस क्या होगा, ग्लाइकोजन सिंथेसिस। रिड्यूस क्या होगा, हमारी बॉडी में ग्लाइकोजन सिंथेसिस होगा। So this is all about the regulation of blood glucose level, and it is closely associated with the diabetes mellitus, and that's why I kept this section after the diabetes mellitus. Clear? Any doubt regarding the this topic?